तकरीबन 6-7 हमलों में ज़ख्मी हो चुका हूँ। इन हमलों में खुदकुश भी है, आईडी भी है और गोलियाँ भी हैं। जो आपकी शोहरत है दुश्मन भी तो जानते हैं, कभी उन्होंने ज़ाती तौर पे भी धमकियाँ दी। मौत तो एक दिन आनी है ना, उससे तो मैं नहीं बच सकता। तंग जगहों पे जब हमला शुरू होता है, फायरिंग शुरू होती है, जान उधर इतनी जान की नहीं पड़ी होती, उधर सिर्फ कामयाबी की होती। ये बाजू बिल्कुल इससे हड्डियाँ बाहर निकल आई थी और जो खिड़की जमा हो गई थी उसमें ये मेरी उंगलियाँ और ये हाथ उसी में इस तरह अटक गया। ये मोटा अंगूठा है, ये टूट चुके हैं, इसकी हड्डियाँ मड्डियाँ टूट चुकी हैं। तकरीबन 5,500-6,000 केजी बारूद आज तक डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। ये गाड़ियों का कब्रिस्तान हमला करने आते हैं और हमले के बाद वो मारे जाते हैं, अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं। अगर ये सुराख देखें, जो ऊपर फायरर बैठा हुआ था वो धड़ से कट गया। कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान को ज़रूरत है कोई रिटायरमेंट नहीं। कई साल हो गए, तकरीबन 20 साल तो मेरी ज़िंदगी में पक्के हो गए कि खुले बाजार मैंने नहीं देखे। इस टाइम हम देखने जा रहे हैं वार ऑन टेरर में जो टेररिज्म फैलाने का सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार था। जनाब डेरा इस्माइल खान, और वहाँ पे हम एक कौमी हीरो का, कोई ऐसा हीरो नहीं कि जिसने स्पोर्ट्स में कुछ काम किया हो, जिसने मिली नगमे गा के हीरो बन गया हो, एक ऐसा हीरो जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के हज़ारों लोगों की जान बचाई है। ऐसे ही एक हीरो से मिलने जा रहे हैं। उनका नाम है इनायतुल्लाह और उनको मशहूर है, उनका लक़ब कह लें कि टाइगर, इनायतुल्लाह टाइगर। तो हकीकी मानों में एक शेर है इनायतुल्लाह टाइगर, KPK बम डिस्पोजेबल स्क्वाड में, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो अभी हम निकले हैं मनकेरा से, और मनकेरा मेरा होम टाउन है, और रात भर बारिश होती रही। लाहौर से हमारे साथ शाहिद भाई हैं जो इस टाइम कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और शाहिद भाई से ये पूछना था कि उन्हें थल कैसा लगा, डेजर्ट कैसा लगा। डेजर्ट तो नहीं, अभी तो यहाँ पे बहारें आई हुई हैं। शाहिद भाई क्या कहेंगे? आप मुझे कैमरा दें ताकि मैं आपकी कोई तासुरात रिकॉर्ड करूं। बहुत आला, मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत आला लोकेशन है यहाँ पे। मेरे लिए ये नया जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसी जगह टाइगर साहब से मिलने के लिए अभी हम पुलिस लाइन जा रहे हैं। फरमान भाई हमें बताएंगे कि टाइगर साहब किसी को टाइम नहीं देते। तो ऊपर क्या कह रहे थे भाई? उनसे इजाज़त लेना पड़ेगा अफसरों से। ओके। और वैसे भी मतलब अपना वो सही तगड़ा एटीट्यूड रखते हैं। इस टाइम हम जनाब इनायतुल्लाह टाइगर साहब को मिलने जा रहे हैं, और पुलिस लाइन की जानिब रवाना दवा है DI खान। और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी और बातें पता चली हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा इश्तियाक हो रहा है कि लोग कहते हैं कि वो इतना बहादुर है कि पागलपन की हद तक बहादुर है। तो देखते हैं कैसा टाइगर ज़िंदा है और हम कैसे टाइगर को मिलने जा रहे हैं। अभी हम पुलिस लाइन्स में दाखिल हो चुके हैं और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का जो मेन ऑफिस है वहाँ जा रहे हैं टाइगर साहब से मिलने के लिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी किसी भी पाकिस्तान की पुलिस लाइन से ज़्यादा टाइट मैंने पाई है। तो आई होप टू सी हाउ थिंग्स गोज ऑन। Here he is, Tiger. माजरत की बात नहीं है सर जी, मैं खुद भी
आप लोग मुझे भूल गए थे। मेरा जो प्रोग्राम था किस जगह पे मैंने जाना था, तो वो प्रोग्राम भी उन्होंने जो है ना पोस्टपोन कर दिया कोई मौसम की वजह से। तो मैं वैसे निकला हुआ था, पीछे मेरे K9 की यूनिट होती है। तो जैसे मैं पहुंचा तो ख्याल है यहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मैंने कहा यार शजरकारी क्यों ना कर लें। तो मैं उसमें जब लगा अभी 22 पौधे लगाए, जिसमें अमरूद भी है, वो क्या मुझे अक्सर भूल जाता है, मैं उसको इंजीनियर बोल देता हूँ, इंजीर इंजीनियर आज लगा के बैठे हुए। तो उसी में मसरूफ़ थे कि अचानक अभी ख़ानदादा ने जैसे कॉल की, तो मैंने कहा ओ बिल्कुल, आप लोगों को भी मैंने कहा था हमारे काम और मसलों की समझ नहीं आती हमें भी खुद, क्योंकि हम 24 घंटे मैं इसी तरह बवर्दी बैठा रहता हूँ और सिर्फ जुम्मे के दिन घंटे के लिए, नमाज के लिए आधे घंटे के लिए कभी मैं सफ़ेद कपड़े पहन लेता हूँ। और घर जब 15-20 दिनों के लिए जाता हूँ तो धोने के लिए बीवी को दे देता हूँ। बाकी तकरीबन जो है ना मैं इसी हाल में होता हूँ। हीरोज़ हमने बचपन में कहानियों में देखे सुने, या हीरोज़ को हमने शायद फ़िल्मों में देखा, जिन्हें हम फिल्मी हीरो कह सकते हैं, और हमारे मुल्क में अक्सर तो फिल्मी हीरो ही पाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक रियल लाइफ हीरो से, जिन्होंने हकीकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हुए और मुसलसल हर रोज़ डालते हुए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। आज मैं कहूँगा कि मुझे एज़ाज़ हासिल हो रहा है मिलने का इनायतुल्लाह टाइगर साहब से। भाई आप हमारी ऑडियंस को अपना आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे, जो लोग, मैं वो चीज़ें बताना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आपकी ज़ुबानी पर। बिल्कुल मैं पुलिस से हूँ और 1998 में भर्ती हुआ और तकरीबन 2000 से मैं BDS स्क्वाड में मैंने ज्वाइन की और 2000 से अब तक तकरीबन 297 IDs नाकारा किए हैं और तकरीबन 350 एंटी पर्सनल माइंस और तकरीबन 2200 से वो EOD, और अगर टोटल इनको समझा जाए और उसको देखा जाए तो तकरीबन 5500-6000 kg बारूद आज तक डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। तकरीबन 6-7 हमलों में ज़ख्मी हो चुका हूँ। इन हमलों में ख़ुदकुश भी है, IED भी है और गोलियाँ भी हैं, एक्सीडेंट भी है और ऐसे वाक़यात भी हुए, मतलब मुख्तलिफ़ हालात में गुज़र चुका हूँ, जिसमें मेरी एक टांग कट चुकी है, उंगलियों के ये बाएं उंगलियों की टिप्स तकरीबन डैमेज हो चुके हैं, उसमें जो ये मोटा अंगूठा है ये टूट चुके हैं, इसकी हड्डियाँ मड्डियाँ टूट चुकी हैं, और ये मेरा जो दाएं हाथ है ये तकरीबन 2012 में डैमेज हो गया था और तकरीबन 3-4 सालों तक इसने बिल्कुल काम नहीं करता था, ये मेरी जेब में पड़ा होता था और जब मैं उठता था तो साथ इसको अपने दूसरे हाथ से उठाकर अपनी जेब में डालता था। टाइगर भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे जिसमें आपने मुझे एक बात बताई कि जितनी आपने चीज़ें बताई मैंने काउंट की तो वो लगभग 3000 बनती थी, तो आप IDs दूसरे बम मिला के कोई 3000 बॉम्ब डिफ्यूज़ कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, और अगर 3000 से भी अगर आप ज़्यादा समझे ना, तो क्योंकि उनके जो हमने मवाद जो उनको डिस्ट्रॉय किया है, तो वहाँ पे ऐसा भी है कि एक जगह पे हमें 2-2000 ID के सामान भी मिले और उनको हमने मतलब है कि अगले मुस्तकबिल में वो सामान कहीं इनसे 2-2000 ID भी बनती, मतलब उनके स्विचेस, उनके डेटोनेटर्स, उनमें जो डेट कार्ड, उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसे उनके जो ख़ास करके डिपूज़ होते हैं, जब हमने उन पे अटैक वो डिपूज़ की तो फिर हद ख़त्म हो गई है कि वहाँ हमने 2-2 ट्रक भी उनके मलबा लेकर आए, जिनमें वो शायद सालों साल मुकाबला हमारे साथ करते, और उनसे उनकी मतलब वो डिपूज़ का छीन जाना, तो ऐसे समझे कि उनके पास वो सामान का ख़त्म होना, वो भी एक किस्म की मतलब ऐसा है कि आपको सामान इजीली ना मिले, तो ये भी एक जीत है हमारे लिए कि उनको वो उनसे आप उनकी सप्लाई लाइन काट रहे हैं उनकी, तो दूसरे लफ्ज़ों पे यही समझ।
बेशक। एक अहम बात ये कि आपने बताया कि आप 6 मुख्तलिफ हमलों में, जिनमें खुदकश हमले भी शामिल हैं, आपके ऊपर किए गए, आप उनमें बच चुके हैं, तो वो कैसा कैसा रहा, आप कुछ बताएंगे? कोई ऐसा वाक़या जिसने मतलब आपको हिला के रख दिया हो? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारा जो स्क्वाड होता है, ये जब भी जिधर अटैक होता है या कोई ऐसा ख़दशा होता है, तो हमारा है फ्रंट सफ, मतलब फ्रंट लाइन में हमारी पहली गाड़ी जाती है और उसका काम होता है कि फ्रंट लाइन में कोई आईडीज़ लगी हो, कोई अम्बूस्ट होता है, कुछ भी, क्योंकि जब आप फ्रंट पे जा रहे हैं तो वो अम्बूस्ट भी हो सकता है, कोई ट्रैप भी हो सकता है, कोई आईडी भी लगाई जा सकती है। और ये सारी रुकावटें एक हिकमत अमली के तरीके से हम उन रुकावटों को क्लियर भी कर रहे होते हैं, अपनी फोर्स को भी आगे रास्ता दे रहे होते हैं, उनको भी आगे अटैक करने के लिए बढ़ा रहे होते हैं और उन पे जो आगे कोई भी आईडी हो उनको क्लियर कर रहे होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब है, इस तरह के हालात में हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है। तो ज़ाहिर बात है, जो भी पहले अटैक होता है खुदकुश होगा, वो असल में हमारे लिए नहीं खड़ा होता, वो पहले ही उस की इमदाद जो आ रही होती है उस जगह पे, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है कि मैं फ्रंट से पीछा, तो पहला खुदकुश या पहली गोली चलेगी तो हमारी गाड़ी पे आएगी, हम रेजिस्ट करेंगे। तो इसमें भी हम अपनी हिकमत अमली हमारे पास होती है कि हमारे तरफ ये काम भी आगे आ सकता है। तो उन हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके सामने, ज़रूरी है कि मेरी गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि इस तरह के अटैक में हमें इस हद तक नुकसान होगा, तो ये हिकमत अमली हम अख्तियार करेंगे। तो इसमें हमारी जानी ज़िंदगी, क्योंकि ये सामान इंसान की जानी माली ज़िंदगी हिफाजत। तो जो आपकी शोहरत है, दुश्मन भी तो जानते हैं, ज़हरी बात है। कभी उन्होंने ज़ाती तौर पे भी धमकियाँ दी? अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए तो हर वो काल धमकी है, मेरे लिए तो हर वो काल धमकी है, जो भी मशकूक चीज़ पड़ी है मेरे लिए तो हर वो काल धमकी। मैं क्या कर सकूँ, ये तो मेरी, मैं क्या इसमें आप हिसाब करूँ। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए, ये यादगार शोहदा है, यहाँ पे आपके साथी, आपके दोस्त, उन शोहदा के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जाने दी हैं। बेशक। और DI खान पुलिस ने बेबहा जाने दी और कुर्बानियाँ दी हैं। बेशक। तो आपको यहाँ पे खड़े होके उन साथियों को याद करते हुए, वो लम्हे याद करते हुए, क्या आपके एहसास होते हैं? बिल्कुल, ये एहसास तो हमें ऐसा कोई ऐसे जहान में ले जाता है कि रूह जैसे कब्ज़ हो जाती है। जब हम अपने उन शोहदाओं की जो हमसे सबकत ले गए हैं, आज वो हमसे जीत गए हैं, हमने भी जाने, हमारा भी वही रहा है और इंशाअल्लाह उनके खून को हम रहगा नहीं जाने देंगे। और रही अपने शहीदों की बात करूं तो मैंने ख़ुद 120 से ज़ायद शहीद खुद नहलाए, ख़ुद कफन पहनाए और यहाँ पे उनकी तख्तियों के जो नाम साल ब साल लिखे जा रहे होते हैं, तो अपने आंखों से देख रहे होते हैं उनके नाम, उनके नंबर, उनकी वो जगह तैनाती और जहाँ पे उनसे के शहादत नसीब हुई होती है। तो ये ज़िक्र तो हमारे सामने जैसे ही चीज़ें आती हैं तो वो पूरी फ़िल्म आंखों के सामने आ जाती है और वो लोग भी हमारे सामने खड़े होते हैं, उनकी हर बात जो उनके साथ हमने की होती है। ऐसे मेरे दोस्त थे कि यहाँ से हम इकट्ठे निकले, इकट्ठे बातें किए और इकट्ठे बातें करके एक दूसरे को खुदाफिज किया और कुछ घंटों के बाद उसकी शहादत की खबर आती है और उसकी जनाजे को कंधा दे रहे होते हैं और उसी दिन उसको हम रुखसत कर रहे होते हैं, उसकी जस्ते खाकी को हम अपने मंजिल तक, जैसे आप इनको देख रहे हैं, इनमें मतलब अभी तो मुझे समझ, ये में हमारा SSP है यहाँ पे, बिल्कुल ये भी इसी दहशतगर्दी के नज़र हुआ है और यहाँ पे हमारे DSPs भी हैं, यहाँ पे हमारे हवलदार, सिपाही, यहाँ पे कोई रैंक, कोई ओहदा नहीं बचा जिसने इस खान और इस वतन के लिए कोई कुर्बानी ना दी हो। और ये इस तरह आप देखें, बिल्कुल ये जो था शाहजहान, ये सारे मेरे वो लोग थे, ये हबीबुल्लाह के, ये तनवीर और ये इस जगह पे पिछले टाइम बैठते थे और मेरा वो सामने कमरा है। अक्सर मैं मजाक करता था इनसे कि आप लोग की शोर की वजह से मेरी आंख खुली, हालांकि कोई शोर मोर नहीं आता था, मतलब बोलने का एक बहाना, हम एक दूसरे के साथ बहाना बना लेते थे। तो कहते सर हम तो इतनी दूर बैठे हुए हैं, तो उसी टाइम था उनके बैठने से पहले यहाँ पे हमारा भर्ती शुरू थी और इनकी यहाँ पे ड्यूटी थी,
उस दिन ये चारों की ड्यूटी वहाँ पे थी। वो एक मुहर्रिर था और साथ 2 उनके मुंशी थे, और वो इसी तरह उस जगह पे गए और अचानक वहाँ पे धमाका हुआ। और फिर अगली शाम मैं इसी खाली जगह को देखता, तो यार ये सच्चे अब इंसान है यार। यहाँ पे बहुत सारे मैं तो इन एक एक का नाम जब अब पढ़ रहा हूँ तो एक एक बंदा मेरे सामने उसी तरह खड़ा हो जाता है, और मैं इनके बारे में कहना गुस्ताखी समझूंगा, पर ये हमारी जान है। दुख अपनी महसूस करें। बिल्कुल यार, ये परिंदों की तरह वो इकट्ठे, मैं जब वहाँ थे वो पड़े भी इकट्ठे थे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। वहाँ पे 50 आदमी शहीद हुए थे, तो तकरीबन 120 आदमी जो है ना ज़ख्मी हुए थे। और मैंने 2 बोरियाँ लोथड़ों की इंसानों की जो जिस्म के औज़ार थे छोटे छोटे जो मिक्स हो गए थे, और मैं उसको जुदा नहीं कर पा रहा था, तो तकरीबन ये बोरियाँ थी 100 केजी की तो बोरी होगी, 80 केजी की बोरी होगी। 2 बोरियाँ तो मैंने सिर्फ इस मैदान से उनके औज़ार के छोटे छोटे टुकड़े उठाए कि कहीं ये उसको अपने मतलब जानवर परिंदे ना हो, तो मतलब उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनको औज़ारों को फिर अपनी जगह पे उनको दफनाया। तो शेर ये चीज़ें जो है ना दुख देने वाली है। ये मैं खुद से, क्योंकि मेरी जो नौकरी है, तो मेरा जो काम है, हमारे काम में कभी खुशी नहीं, ठीक। हम कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मेरी नौकरी है तो मैंने खुला बाज़ार नहीं देखा। मतलब जब भी निकला हूँ मुझे कॉल आई है, कोई इमरजेंसी या कोई मशकूक चीज़ की, तो उसके अलावा हमारे यहाँ वो सोच ही ख़त्म हो गई है। मतलब है हमें वो रौनकें और शोर रश में हम जाते ही नहीं है ना। हम अब कई साल हो गए, तकरीबन 20 साल तो मेरी ज़िंदगी में पक्के हो गए कि खुले बाज़ार मैंने नहीं देखे अपने। इंसान का दिल उजड़ जाता है। बिल्कुल, ना हमने दुकानें, ना बाज़ार, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सर्विस में अपने लिए कोई कपड़े, कोई जूते, यही सरकारी जूते हैं और सरकारी कपड़े आए। तो इसी तरह ये हमारे सारे अपने अपने जिस इसमें DSP भी तकरीबन हर साल में, और हर साल हमारे जो कुर्बानी के जो हमारे जवान कुर्बान होते हैं, तो आप उस मैक्सिमम अंदाज़ा लगा दे तो 15-20, 25, 15-20, 25 हमारे साल के औसत से मतलब शहीद हो रहे हैं। और ये 2019 में आप देख सकते हैं ये अभी भी कम है, शायद इनका लिस्ट अपडेट नहीं ये नहीं हुआ, 16-11 ये 16-11 तक है ना। तो इसमें कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इसमें फिर से इस जगह तक है। अताला, पोटा, द्रावन में कहीं, ठीक है, तकवाड़ा चौकी, रमक चेकपोस्ट, कोटला सैदान चेकपोस्ट की हुई इसमें। तो जंग जारी है, रुकी नहीं है। नहीं, अभी उस तरह तो नहीं रुकी। पाकिस्तान इज़ बेस्ट, पूरी दुनिया के लिए बेस्ट है, अमन है, और इंशाल्लाह इस अमन के लिए इतने जवान शहीद हुए, इतने घर उजड़े, इतने लोगों को दुख मिला, और सिर्फ चाहते एक ही है कि यार अमन हो और बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और इस दुनिया में अल्लाह के हकाम हो, ना मेरी शर से कोई किसी को नुकसान हो, ना मैं किसी के शर में आऊँ, और अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे हर उस बुराई से हम सबको बचाए इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये तवक्कल तो अल्लाह तो हम पे होगी, करम है, बहुत करम बहुत ही आ गया, शुक्र है। देखिए आज मैं एक, अगर आप लोग इससे बात कर रहा हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक आप सिपाही हूँ। आज आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है। आप आम सिपाही नहीं हैं, शेर आप पाकिस्तान का हौसला हैं। शेर यही हौसला अफजाई हमारी। मेरी अपना मुल्क है, आप लोग हैं। देखिए आप लोग जो मुझसे मिले, आप लोग भी तो मेरे हौसला अफजाई कर रहे हैं, और यही वही हौसला अफजाई है कि जो हमें आगे लड़ाती है। यही हौसला अफजाई तो हमें हमारी कौम को लड़ा रही थी। मैंने अभी किसी से यही जिक्र किया कि यार मेरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन है, मतलब एक क्लास 4 है, लेकिन मैं उसका काम जब देखता हूँ तो लाखों करोड़ों का कर रहा होता है। वो एक खान होती में इस तरह से वो IT एक्सपर्ट है, मतलब हमारे पूरे कैमरों की मेंटेनेंस रखता है, वो जनरेटर्स की मेंटेनेंस रखता है, वो हमारे जितने ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो उसमें जो लाइटिंग सिस्टम होते हैं इतना ही ख़तरा होता है
क्योंकि आम बंदा तो वहाँ पे हमारे साथ नहीं रह सकता। तो वो बंदा एक क्लास 4 होकर इतने बड़े काम कर रहा है, तो मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ यार ओहदे वाला बंदा तो कोई कुछ नहीं है। हीरो तो ये है, इनकी कदर करें ग्राउंड पे काम कर अपने कम तनख्वाह पे इतना ज़्यादा वक्त और इतनी ज़्यादा मेहनत। और अगर मैं किसी बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, किसी इंजीनियर को इस चीज़ को ठीक करने के लिए बुलाऊंगा, तो उसकी मिलते तरले भी ऊपर से उनके जो पे होगी, मेरा महकमा गरीब है, वो भी शायद वो इतना उनकी पे नहीं पे भर सकेगा। और वो बंदा अपने महकमे के लिए, तो मैं मतलब हम लोग किस चीज़ कौन से हीरो ढूंढ रहे हैं? मतलब मैं उस हीरो कहूँ जो जिसका ओहदा बड़ा होता है, जो ज़्यादा तनख्वाह ले रहा होता है, जो ज़्यादा सहूलत ले रहा होता है, तो मैं उसको हीरो कहूँ? या मैं उस स्वीपर को हीरो क्यों ना कहूँ जो सारा दिन वो अपने आप को खाक में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर, वो अपनी शाइनिंग लगाई हुई सफाई कर, हम गंद फैला रहे होते हैं और वो पीछे सफाई कर रहा होता है। बहुत यार बड़ी बात असल हीरो कौन लोग हैं यार? असल हीरो ग्राउंड पे काम कर ये चीज़ होती है कि जब मेरी कौम ये समझे, जो मेरा ग्राउंड पे काम कर रहा है, मैं उसको सलूट क्यों ना करूं, मैं उसका हौसला अफजाई क्यों ना करूं? और क्या होती है तेरी मोहब्बत और तेरे सामना, उसके सामने जानना और उसके सामने ठहरना। यार एक बेजान मतलब दरख्त भी जानदार है, उसके सामने हम कहते हैं तो उसमें भी असरात हमारे आते हैं। जो असरात मैं अगर उसको गुस्से से देख रहा हूँ तो वो भी वो महसूस कर रहे हैं, मैं उसको नफरत से देख रहा हूँ तो उसको भी वो महसूस कर रहे हैं। यार हमने अपनी चीज़ों को बांट दिया है और हकूक़ से निकल चुके हैं। हम कोई अपने रास्तों को खुद से खुद अपनी तर्ज की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और अपनी तर्ज की ज़िंदगी गुजारने के लिए समझे। नहीं जान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, हम लोग दूसरों के लिए और हमारे लिए अल्लाह है, और वो छोटी सी ज़िंदगी है। इसमें यही मेरी आजमाइश है कि इस मुश्किल वक्त में मैं अपने सब्र और अपनी ज़ात का इम्तिहान लूँ कि मैं मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, मेरी वजह से कोई ऐसी तकलीफ़ किसी की ना हो। मेरी मेहनत से अगर थोड़ी सी मेहनत के लिए आप कोई अच्छा काम मत छोड़ें आप, क्योंकि वही थोड़ी सी मेहनत, वही थकावट ख़त्म हो जाएगी आपकी, लेकिन वही काम, वो उसका सवाब, उसकी नेक नीयती वो क़यामत तक आपके साथ रहेगी। तो शेर हम क्यों वो काम छोड़ देते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और वो नेगेटिविटी पे लगा देते हैं, वो इतनी बुरी मतलब इस चीज़ पे अपनी ताकत को ज़ाया कर देते हैं। तो अगर यही मेहनत और यही लगन हम ऐसी ही चीज़ अपने मुल्क की खातिर, इंसानियत की खातिर, यार इंसानियत की खातिर, शेर मैं ये ना देखूँ कि ये यहूदी है, मैं ये ना देखूँ ये ईसाई है, मैं ये ना देखूँ कि हिंदू है। यार इंसान अल्लाह का बंदा है, मेरी वजह से इसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, हर चीज़ के अपनी कैटेगरीज है यार। हर चीज़ को समझते हुए भी हम ना समझे कि हरकतें क्यों कर बैठे। मैं तो सबसे पहला वजह यही समझता हूँ कि यार हमने ज़बरदस्ती अपने अंदर सिर्फ एक दूसरे पे बस नफ़रत 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 और उनकी तनकीद कर रहे होते हैं। कोई उनकी खूबियाँ किसी के नज़र नहीं आती। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ अगर मोहब्बत हो तो माँ बाप जैसी मोहब्बत रखो ना, सच्ची मोहब्बत हो। वो बच्चे की हर ऐप उसको नज़र ही नहीं आता, उसको दर्द ही महसूस नहीं होता। हम पहले से इतनी नफरत लिए बैठे होते हैं कि यार बंदे ने थोड़ा सा चूके तो सही, उसकी जितनी भी खूबियाँ होंगी उसको खाक में मिला देंगे। तो इससे हमने इंसानियत की बेइज्जती कर रहे होते हैं। कोई हमें इससे कोई तरक्की नहीं मिलेगी, ना मिल सकती है, ना ये हो सकता है। प्लीज़ सर, ये मेरा रिहायशी रूम है, प्लीज़। हाँ जी, इसमें चीज़ें गड़बड़ इस तरह पड़ी होंगी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं। अच्छा, तो ये वो कमरा है जहाँ पे आप यहाँ पे मैं सोता हूँ। मैं 24 घंटे, मेरा छोटे से कोट होता है यहाँ पे, मेरे बुलप्रूफ जैकेट्स, मैगजीन से भरी हुई जैकेट्स जो जिसमें आलात वगैरह, और ये मेरी SMG वगैरह, ये मेरी वो डेकोरेटेड चीज़ें हैं जो जिनकी शिकार हम कर चुके हैं और ये नाकारा हो चुके हैं। ये फिर कभी इंसान के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होगी। ये 2 रॉकेट लॉन्चर, अब बिल्कुल ये रॉकेट लॉन्चर, ये सारे अब फिर से कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं होगी, डिफ्यूज़ हो चुके हैं। और इसी तरह ये ग्रेनेड, ये छोटे जो आपको नज़र आते हैं, ये एंटी पर्सनल माइंस हैं, और मतलब ये टाइप चीज़ें। और ये तस्वीरें जो हैं इसमें मेरी मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानी है। अभी मैंने आपको एक खुदकुश की कहानी सुनाई, तो ये उस वक्त का जो ड्राइवर और मैं और मेरी टीम जब बैठी थी उस वक्त तस्वीर ली गई है। ठीक, इस टाइम ये इस साइड पे मेरा ड्राइवर बैठा हुआ है और मैंने इधर से उतरने के लिए और इसको दिए। मैंने इससे बात की कि यार ये उस जगह से भी निकल रहा है, दूसरी जगह से भी निकल रहा है, आखिरी लेयर हमारी है। शहर के अंदर गया तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है यार।
अच्छा। तो उससे आपको इतला थी कि वो जा रहे हैं ये और आप उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये लंबी स्टोरी है। इस तरह के ये बंदे ने जो है ना कि एक खुदकुश गाड़ी शहर के अंदर आ रही है और वो तकरीबन 75 किलोमीटर दूर थी हमसे, और उनके लिए 3 रोड ऑप्शन दिए गए कि इन तीनों में से एक रोड पे आएगी। तो चंद घंटों के बाद मालूम हुआ तीनों इन्हीं जल्दी में सारी लहरें बन गई, सारी ट्रिपलाइन बन गया, सारे रोडों पे नाके लग चुके, सारे रोडों को कवर कर दिया गया, सारी फोर्सेस निकल चुकी, आर्मी पुलिस सारे अपने अपने एक्शन में आ गए। और आखिरी बाउंड्री जो शहर के करीब जो हम बाईपास कहते हैं उस पे हमारी गाड़ी की जगह थी, और हमारे लिए 3 रोड थे। इस रोड पे क्योंकि 70 किलोमीटर जब इस रोड पे चढ़ेगी तो 12 किलोमीटर पे तो हमारी चेक पोस्टों का इनके साथ फायरिंग होता रहा, और उन्होंने इतला दी कि उन पर कोई गोली असर नहीं करे और हम उस पर फायर करें। और तकरीबन वो गाड़ियाँ और वो 12 किलोमीटर तक आगे हम पे सफ़र कर चुकी थी उस रोड पे। हमें आखिरी इतला ये मिली कि ये क्वेटा यूब रोड पे वो अच्छा इधर से आ रहे हैं। वो चढ़ चुके हैं और पक्के मेन रोड पे वो अब रवाना है शहर की तरफ। तो इधर से मैंने ड्राइवर को ये कहा है कि यार ये तो उस नाकाबंदी से भी गुजर, और आगे भी अगर इस तरह का उनका कोई हालात है और पे गोली असर नहीं कर रहे तो वो तो शहर तक आएंगे। तो उसने कहा सर फिर क्या करेंगे? अगर मैंने उसको कहा कि मैं अगर आपको कहूँ कि गाड़ी टकरा दो, हमारे पास यही ऑप्शन है, इसको कल्टी दो, यहाँ पे उड़ेंगे। अच्छा। तो आप मेरे साथ हो? तो उससे इतने हंस के और इतना मज़े से जवाब दिया, मुझे कह रहा है सर कितनी खुशी की बात होगी कि आप गए और इस शहर में ये धमाका हम होने, अगर हम कामयाब हो गया और हमने इनको रोक दिया तो इससे तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं इस पे हंसा, मैं क्या तेरे तो टुकड़े यहाँ पे चील कवे फिर खाए गए। उसने कहा सर ये अल्लाह के, तो हम अपने इस पे मिशन पे कुर्बान। क्या बात। जब ये बात की और मैंने इसको कहा फिर मोड़ो गाड़ी, लगाओ रोड पे, और वो गाड़ी तकरीबन 120, 130 और 140 तक हमारी गाड़ी बड़ी मज़े से जाती है, हमारी बड़ी फिट गाड़ी है। और जब 140 खुला रोड था, डबल रोड था, और तकरीबन वो रोड बहुत सीधा है, तो कुछ फासले से हमें वो बहुत दूरी से अपनी गाड़ियों को और उनकी गाड़ियों से कुछ, और वेले सेट पे सुन रहे थे कि वो फायरिंग हो रही है, और तकरीबन ये हमसे 300 मीटर पे थे सामने बिल्कुल, कि हमारी एक मोटरसाइकिल जो 2 राइडर थे उन्होंने उस पर क्रॉस करते हुए बिल्कुल उसके शीशे पे दर 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 करते हुए गुजरे, और मैंने इसको कहा कि ये आ गए। ये बात मेरे मुंह से निकली और वो गाड़ी जो है ना दरमियान में तो हमारे 200 मीटर एकदम दराज किया, और ड्राइवर को मैंने यही कहा, धूल मिट्टी उठी कि ब्रेक मारो, बस यही लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला। उसने हैंड ब्रेक और गाड़ी को उसी जगह पे रोड पे बिल्कुल जाम कर दिया। लेकिन उस गाड़ी का जो रास्ता वो इतना दूर तक, पहले वो 400 मीटर तक, हमसे भी 200 मीटर दूर वो उसके टुकड़े चल चुके थे, और एक बड़ा सा एक टुकड़ा हमारे साथ रोड के बिल्कुल, हम थोड़ा सा साइड पे हमने गाड़ी हो गई रोड से, तो वो दरमियान में गिरा। और इसने कहा सर कोई रॉकेट मिसाइल गिरा है। तो मैं जब जैसे उस मिट्टी थोड़ी सी हटी तो मैं उस पर हंसा, मैंने कहा नहीं बच गए हो। ये उसका वो जो गाड़ी के आगे वो जो जैक नहीं होता, व्हील जो जैक ना, जैक, तो वो जैक उस गाड़ी का उड़कर ना वो बहुत भारी होता है ना, तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन 200 मीटर के फासले तो हम थे, उसने ज़मीन में वो दे मारा। और वो जो हमारे मोटरसाइकिल वाले थे, और अच्छा हमारे सामने 2 औरतें बड़ी सी वो पंड बनाकर ना, जो उस वो लौ का मौसम था, वो लौ करके वो उसी रोड पे जा रही थी, वो भी मेरे नज़ारे के सामने। मैंने कहा यार ये लोग तो नहीं होंगे। हमारी एक मोबाइल थी पीछे, वो भी मेरी धूल मिट्टी के सामने नज़र नहीं है, शायद उनको हम नज़र नहीं आए होंगे, उन्होंने कहा होगा ये लोग चले गए, हमने समझा वो लोग शहीद हो गए। तो बहरहाल जैसे कुछ मिट्टी और ये हटे, और मैं पहले उसी औरतों की तरफ जब उसी जगह पे कि वो लोग किधर गए हैं, गायब हो गए थे रोड से, तो वो रोड थोड़ा ऊँचे और थोड़े से नीचे जगह थी। तो मैंने देखा कि वो औरतें अपने पंड के नीचे पड़ी हुई हैं और मिट्टी पे ज़मीन पे मतलब लेटी हुई हैं और अपने कलमे पढ़ रही हैं। तो मैंने उनको जब जवाब दिया तो वो बिल्कुल रोग मोड़ थी। फिर मैं उसके बाद अपने बाइक वालों के पास गया तो उनको सिर्फ रगड़ चोटें सिर्फ रोड की वजह से आई, वो भी बिल्कुल ठीक थे। पिछली जो हमारी मोबाइल थी उसकी विंड स्क्रीन और बम्पर, विंड स्क्रीन क्रैक हो गया और जो है ना बम्पर वो गिर गया था, और वो लड़के लोग बिल्कुल धूल मिट्टी में महफूज थे। उसमें 2 दहशतगर्द थे, वो मारे गए थे। और इसी तरीके से वो और इसी तरीके से जो है ना अल्लाह पाक ने मतलब वो मिशन
हमारी कामयाब की। और तकरीबन इस तरह की मिशनें हमारी बहुत ज़्यादा है, हमें इस तरह की मिशनें आती रहती है चैलेंज, और अल्लाह ने आज तक तो जीत दिया और हमारे शहर आपके सामने है। तो इसी तर्ज पे वो उसकी तस्वीर की मैंने जैसे कहा, इसकी कहानी, इसकी अलग एक कहानी है, ये भी इस तरह की एक स्टोरी है, ये एक आइडिया है जिस पे मैंने ये उसका रिमोट खींचा हुआ है। देखिए अगर एक बाकी टाइप तारे उसका ये हिल रही हैं, इसको कहें तो ये अपने एक तर्ज का एक ड्रामा है, इसका अपना एक मतलब एक वक्त था। इस बम के बारे में कहूँ तो ये तो ऐसा था कि इन्होंने स्पेशली हमारे लिए गए, एक धमाका किया उस जगह पे गए। मेरा एक बम टेक्नीशियन था, मैंने उस दीवार से पार उसको कहा कि बता पीछे क्लियर है सारे इलाका, तो उसने मुझे जवाब दिया सर क्लियर है, और ख़ुद खड़ा है उसी बाग पे और मुझे क्लियर अपने पाँव के नीचे नहीं देख रहा, और मुझे कहते सर इलाका क्लियर है। तो वो कुछ कहता चलो उसको शीशा लगे, शीशा लगे, उससे क्या सर मेरे पाँव में तो शीशा कुछ चीज़ घुस गई है, वो जगह कुछ गंदी थी, और दहशतगर्द वीक पॉइंट को ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पे वो लोग घुस ना सके, वो आसानी या ऐसी कचरे मचरे के जहाँ पे वो ज़्यादा लोग। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कचरा गंद में हम ज़्यादा अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार आप लोग स्वीपर हो, तो हम कहते हैं हाँ जी हम टेक्निकल स्वीपर है। बाकी हम टेक्निकल स्वीपर होते हैं, हम अपने इलाके की स्वीपिंग कर रहे होते हैं, हम उन गंद और गंदी जगहों पे जहाँ पे आम इंसान नहीं जाता, आम बंदा उस तरफ नहीं जाता, तो ज़हरी बात है मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो हमारे झाड़ू लगाते हैं वहाँ पे गंद को साफ करें, उस जगह पे जा, वही काम हमारा भी है। हम माशरे में मतलब है कुछ ज़्यादा ख़तरनाक गंद को हटा रहे होते हैं, और वो भी कोई कम गंद नहीं होता, लेकिन उनकी थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती है। मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, रब्बुल आलमीन से ये ज़िम्मेदारी दी, और आज तक अल्लाह पाक ने मेरी औकात से बढ़कर मुझसे ज़्यादा काम करवा दिया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब का, और अपनी कौम का, और अपने महकमे का, और आप जैसे लोगों का, कि मतलब है हमारे जैसे लोगों की इतनी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं और इतना कुछ हमें समझ रहे होते हैं। हम आम से सिपाही हैं और खुश हैं आप लोगों से, अपनी कौम से खुश हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला मेरी कौम भी हमसे यही उम्मीद रखे, और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों को कभी नाउमीद नहीं करेंगे। और तो इसी तरह से हम आते जाए तो ये मेरा पिजन था, कबूतर था, 5 साल मेरे साथ रहे, और इसके बाद पूरी डी खान में फिर पिजन हो गया, और वीडियोस में भी लोगों में बहुत सारे देख रहे कि लोगों पीछे उड़ रहे हैं, और ये मेरे साथ उड़ता भी था। ये किसी धमाके किसी वायरिंग से नहीं डरता। आप इसके एक्शन को अगर देखें तो बड़ी आकर्षणी से खड़े, क्योंकि किसी पे मैं गुस्सा करा तो ये मुझसे पहले गुस्सा हो जाता था। ठीक, ये टाइगर का भी और इस कमरे में आप लोग इस तरह नहीं खड़े होते, इस साइड पे बैठे होते तो आप लोग कुछ नहीं कहता। टीवी टच, वॉशरूम जाना, फ्रिज जाना उसके खाते में ममनू था, वो आपके साथ लड़ता, और अक्सर इधर दरवाजे में बैठकर मेरे इंतज़ार करता। अगर बहुत ज़्यादा देर कर लेता तो उसका गुस्सा भी होता था, वो मेरे साथ लड़ता भी था। और इसी तरह से अगर मैं आपको ये जो रश लगा पड़ा हुआ है, हाँ ये वही आईडीज़ हैं जो आप इसमें स्विचेस, डेट कार्ड, डेटोनेटर्स, ये वही स्टोरेज है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही स्टोर है जिनको मैं खाली करो, कभी थक जाते हैं तो बिल्कुल सामान भी उतार कर लटक के पाऊँ। ये माइंस अगर आप देखें चीज़ों के शेख बहुत ज़्यादा जंगल हैं इनमें, हम जब इन स्टोरों में इनमें जाते हैं तब भी इंसान थक जाते हैं। इन फोटोज़ में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप अपने मुकम्मल सूट के बगैर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वो वक्त था जहाँ पे बम सूट नहीं होते, मतलब ये इब्तदा थी। कभी इस चीज़ को मत दिया इस वक्त, क्योंकि बम सूट ये चीज़ें ये हमारी कैटेगरीज होती हैं जी, वो भी एक लंबा सवाल हो जाता है कि बम सूट हम कब यूज़ करते हैं, बम सूट हम कब यूज़ नहीं करते। हम ऐसी जगह के लिए हमें पता है हम बम सूट यूज़ नहीं करते। तो जब आपके पास नहीं थे आप उस टाइम भी तो हमारे काम करते, लेकिन थोड़ी सी हिकमत अमली कर लेते थे। वहाँ की आड़ चाड़, अब ऐसा था ये जो आईडी थी इसको मैं कैसे नकारा किया कि सारों को अपनी गाड़ी से उतारा, जो मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जो उसकी पक्की जगह थी, मैं आकर उसके टायर से पहले उस जगह को ठप मारा, फिर उधर से गोल मार के दूसरी साइड को मारा, उसकी टीले को पहले तोड़ा, फिर उसके बाद जो है ना अपने जैमर्स ऑन करके उसके साथ गाड़ी करके नीचे से हुक किया, फिर गाड़ी को गियर लगाया। मतलब एक ड्रामा उसके साथ करता रहा हर गेम के साथ, हर आर के साथ, क्योंकि इतनी इजी ये बहुत। फिर आप जब मैं अक्सर लोग कहता हूँ कि थोड़ी सी मतलब हमारी जो ड्रिलें होती हैं और हमारी कैटेगरीज, इसके बारे में आपको इल्म होगा ना तो मेरी चीज़ों की बात की आपको समझ आएगी।
कि हम किन जगहों पे बम सूट पहनते हैं, किन जगहों पे हम नहीं पहनते, किन जगहों पे हम रिबोट इस्तेमाल करते हैं, किन जगहों पे हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं जी। और क्या कुछ करते हैं, मतलब इस टाइप। यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो नज़र आ रही है 2 छोटे छोटे फरिश्तों के साथ। ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का माशाल्लाह। नाम मोहम्मद उमैर है, एक का नाम मोहम्मद वलीद है। और ये अक्सर माँ से कहते रहते हैं कि हम बाबा से भी अच्छे सिपाही बनेंगे। और वो कहते हैं कि आपका बाबा क्यों, आपका बाबा अच्छा नहीं है, क्या वजह है? तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे बाबा की तो एक टांग कटी है, हमारी दोनों टांगें कटेगी फिर भी हम लड़ेंगे। तो मतलब है इनके जज्बे और इनके जो बातें हैं वो मुझे और हौसला अफजा करती हैं कि ये मेरी कौम के बच्चे हैं। मेरे बच्चे तो हैं लेकिन मैं तो अपनी कौम के लिए, और ये मेरी कौम के बच्चे हैं। तो ये सदर ममनून साहब हैं, ये तमगा शुजात 2015 में वो लगा रहे हैं। ये भी मेरा बेटा है और ये मेरी तस्वीर जो है 2015 की है। यहाँ पे अगर आप मुझे देखें तो मैं 2015 में ये जॉर्डन में खड़ा हूँ। ये उन जो उनकी मेरीन्स और स्पेशल फोर्सेस होती है इंशाल्लाह इनके साथ मुकाबले करके आए हुए हैं। तो ये जो आप लोग के अमेरिकन्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं। और इसमें जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूँ। सबके देखें, एक तो ये चीज़ इस साइड पे है, मेरी थोड़ी सी ये अपना कवर दूसरी साइड पे है, ठीक। वो इस वक्त मेरे फ्रेश हाथ पाँव कटे हुए थे और ये मेरा हाथ भी बंद नहीं होता था और ये काम भी, ये बाजू भी नहीं करता था। और मैं जाकर सिर्फ अपने आप को उसी मैदान पे खड़ा किया कि क्या मैं जब 100% फिट था, क्योंकि यहाँ पे 100% फिजिकल फिटनेस चाहिए। और इंशाल्लाह 2000 बाद में भी वही 75 kg और उन्हीं लोग के साथ उसी मिशन में, उसी काम में। और कुछ लोग नए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि सर आप लोग तो पुराने इसके साथ रहे हैं, तो ये जब 100% फिट था ये कैसे होता था? उन्होंने कहा यार हमें तो ऐसा लगता है कि उससे भी बढ़ गया। मतलब ये जब 100% फिट था, क्योंकि बहुत सारा ड्रिल होता था, कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर लेता था, क्योंकि मेरी फिजिकल, मेरे हाथ कहीं पे काम नहीं करते, कहीं पे हमारे पाँव का काम, ये ड्रिल होते, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। और ये मुझे पिछली बार PTV के प्रोग्राम में गया हूँ, तो वहाँ पे एक ऐसा अच्छा नाम है आर्टिस्ट बैठा हुआ, तो बैठे बैठे ये मेरी एक जेन्युइन तस्वीर थी। अगर आपने एक ये देखा हो द फेथ विद द आर्म, वो कोई देखा हो, तो उसमें वो जो मेरे साथ था वो कराची का ऐसा असद नाम था। तो ये इस जगह पे, यहाँ पे मेरा ये डिस्ट्रॉय ग्राउंड है, यहाँ पे मेरी रेंज है जहाँ पे मैं एक्सप्लोजर डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये डिस्ट्रॉय की तस्वीरें अगर आप ये देखिए, मेरी डिस्ट्रॉय की तस्वीरें जो मैं एक्सप्लोजर को उसके बाद जो पकड़े जाते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ऐसी तस्वीरें होंगी। ये मेरे डॉग्स है ब्राकी, मतलब ऐसी कुछ होंगी। ये भी वो गोदाम है जिन पे ये एक, इस पे एक अलहदा कहानी है। अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको किसी का साया नजर नहीं आएगा, बादल है। ये जून जुलाई तब इंतहाई शदीद गर्मी थी और ये सारे टीलों में माइनिंग हुई पड़ी थी और इन्हीं माइनिंग के दरमियान मैंने इधर आना था और इन डीपीओस को मैंने खाली करना था। और ये खाली करके उन जगहों को सिक्योर किया, तो प्यास बहुत गंदी लगी हुई थी। वहाँ पे जो पानी मुझे मिला वो भी किसी कोई गंगे, जो बहुत गंदा रेबर टाइप नहीं होता, कोई कहीं से डूब, क्योंकि मैं बहुत बुरा हाल था मेरा। और उसी दौरान रब्बुल आलमीन ने ऐसा कर्म किया कि बादल है और ऐसा मज़ेदार बरसे, मतलब है कि उस टीलों पे जो जगह पे हमारी गाड़ियाँ फंस रही थी उसके बाद वो भी आराम से चलने लगी। तो ये भी मुख्तलिफ आइडिया ब्लास्ट हुए हैं। तो सर सॉरी। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ ये पुलिस या किसी महकमों से क्यों गिला करते हो? जी हाँ। मुआशरे से क्यों गिला नहीं करते? जिस मुआशरे में हम पढ़ रहे होते हैं, जिस मुआशरे से हम आ रहे होते हैं, यार कोई महकमा आपको गलत काम नहीं करने दे रहा होता, ठीक। आप उस महकमे में गलत ओहदों में गलत जगह पे बैठ के गलत अख्तियारात से समझ जाते हैं और अपनी ज़ात के लिए जब करेंगे तो महकमा भी गर्क, पूरा मुआशरा गर्क हो जाता है। क्योंकि मैं पुलिस को मुआशरे की तस्वीर समझता हूँ, मैं पुलिस को मुआशरे का अक्स समझता हूँ। अगर वो पुलिस मुआशरे का अक्स है, मेरी तस्वीर है, आप जितनी बुरी है तो आप खुद सोच लें कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। तो आप जितनी गालियाँ देते दे, लेकिन आप अपने अक्स को दे रहे हैं, अपने करतूत को दे रहे हैं, आप अपनी करतूत को चेंज नहीं कर रहे हैं।
और भाई ये किसी मोहल्ले का है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का इसी मुल्क में है, इसी नस्ल में, कौन क्यों लालच करता है? हम अक्सर बेशर लालच के पीछे कर लेते हैं ना। मैं क्यों करूँ किसी के लालच के लिए? मैं अपने वतन और अपनी तनख्वाह को हलाल क्यों नहीं करता? मतलब ये मुझे कौन बताता है? तो मैंने कौन से मोहल्ले से ये सबक सीखा है, मैंने कौन से स्कूल से ये सबक पढ़ा है, मैंने कौन से कॉलेज से मैं निकला हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, उसका पता आप क्यों नहीं करते? सही कह कि यार आप बस महकमे से अपना जान को जिम्मा बरी कर देते हैं भी, हम बड़े शोर वाले लोग हैं, हमने तो वो चोर और लोगों को डिटेक्ट कर लिया, वो फलाने महकमे में सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, सारे लोग हैं, और अब बस वही लोग अगर ठीक हो जाए पूरा। मैंने कहा यार ये जगह में लोग जमा हुए हैं, इन लोगों को हमने खुदेड़ के इन चीज़ों से निकाल कर सामने लाना है, और फिर हम पूरा माशरा मेरा इसका जिम्मेदार है। टॉप टू बॉटम और भाई ये जिस घर में जाता है, जिस बाप जिस बेटी के सामने आता है, तो वो उसको साफ समझ हमें आती है कि मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा दादा, मेरे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मेरे माशरे में मुझे पता नहीं चलेगा कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है वो सबको पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो मुझ में वो शर्म क्यों नहीं आती कि मैं गलत काम छोड़ दूँ? आपसे 2 पर्सनल सवाल। सर पता चला कि आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो ये है कि एक तो अगर आप समझे ना, हमारे ज़ौक़ शौक़ सब कुछ अगर देखें तो इस हालात की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। उस ज़ौक़ शौक़ में हमारा जो मस्ती है, वो दिल की रूह की जो ताकत होती है, वो होती है कि जब आप सुकून में होते हैं। जब आपका सुकून आप में नहीं है और हर वक्त ऐसे हालात हों, और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी है। जब हमारे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी हो, मैं इस ज़िम्मेदारी में कैसे रिलैक्स बैठ सकता हूँ? जब तक ये बोझ मुझ पे है, मैं तो कभी रिलैक्स, आप घर में रिलैक्स बैठ सकते हैं अगर कोई ऐसा काम हो, तो मैं भी तो उस घर में मतलब हूँ, उस घर का एक माशरे का एक फ़र्द हूँ, और उस माशरे में मुझे एक महकमे में एक जगह पे मुझे एक ज़िम्मेदारी मिली है, तो इस ज़िम्मेदारी में जो मेरे हालात हैं तो उसमें तो मैं सुकून नहीं कर सकता। तो आप हमेशा ड्यूटी पे हैं? हमेशा मैंने अपने आप को ड्यूटी पे कुर्बान, और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि हमारा जो काम है इसमें 24 घंटे आपको रेडी और हर वक्त ज़हनी तौर पे अपने काम के लिए रहना होगा, क्योंकि इसी वजह से आप जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। जो ज़िम्मेदारी मेरी है वो ज़िम्मेदारी कुछ इस तर्ज की है कि हमने इस तरह की कुर्बानियाँ देनी होगी अपने मुल्क, अपने कौम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे फ़ख्र है अपनी ज़िम्मेदारी पे और अपनी इस कुर्बानी पे। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत खुश होता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस तरह की ज़िम्मेदारी दी, और उस ज़िम्मेदारी के मुताबिक मुझे इतना हौसला सब्र दिया कि मेरी कोई और बैर की ज़रूरियात ही नहीं है। मैं सुकून से अपने काम के लिए आराम से हर वक्त तैयार बैठा होता हूँ। और घर कितने दिनों बाद जाते हैं? मेरा घर तकरीबन इसी शहर में है, और मतलब कुछ ही फासले पे होगा, और मैं तकरीबन 15-20 दिनों के बाद, महीने के बाद, कुछ हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि महीने तक भी हम तरस रहे हैं कि यार थोड़ा सा तो मैं जा रहा हूँ, बस मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं वर्दी में हूँ और मैं सारा तैयार हूँ, बस मैं रात करता हूँ और सर कोई होगा तो मैं वहाँ से निकल आऊँगा। तो मतलब अगर घर भी जाते हैं तो इस सोच पे बैठते हैं कि मेरी गाड़ी और मेरे सामान मेरे साथ फुली लोडेड हो, और किसी जगह से कोई कॉल आए तो हम मतलब टाइम ज़ाया किए बगैर। इस दौरान आपने कुर्बानी दी, सर लेकिन इसके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी कुर्बानी दी। कोई शक नहीं। घर पे जो आपकी वाइफ हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे और आपका साया उनके सर पे महफूज रखे। उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि आपको अपने आप से दूर भी रखा हुआ है, और वो आप ख़तरे में भी होते हैं, और वो किस तरह से। सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं इस बात से आपकी बात याद है कि अब तो मेरी वालदा की बात सुने। मेरा वालदा एक दिन मुझे कह रही है कि बेटा मैंने सुना है वज़ीर का बेटा हुआ हो गया है। अगर आप लोग को याद हो, एक दिन ऐसी बात हो रही थी तो वो गिलानी साहब किस तरह क्योंकि उसका वाक़या हुआ था तो मुल्तान में। तो मेरी माँ बहुत सादा और देहाती औरत है, वो भी हम मेरी तरह ज़्यादा अब दुनिया को नहीं देखा हुआ। तो उसने मुझे कहा है, तो मैंने समझा किसी देहात का कोई बात कर रही होगी, तो मैंने कहा सर अम्मा जी क्या हुआ है, तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं। तो मुझे कह रहे कि मैंने सुना है कि वो अगवा हुआ है। तो मैंने उनको कहा है कि तो ये हालात ऐसे, अल्लाह खैर करेगा अम्मा। उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुने, मैं आपको लड़ता हुआ शहीद देखना चाहती हूँ, मैं ना देखूँ कि कोई आपको अगवा करके लेके जा रहा हो।
मैं उस वक़्त मर जाऊंगी। अगर आपकी लाश आएगी तो मेरे अंदर इतनी ताकत है बच्चे कि मैं आपकी लाश को उठा सकूँ और मैं फ़ख्र करूँगी कि ये मेरा बेटा है, बेचारा वैसे है। वो इतनी कम इल्म, मतलब मैं कम तालीम, इल्म कम नहीं है, क्योंकि उसका इल्म बहुत ज़्यादा है उन माओं से जो अपने बच्चों को अपनी राह के हक़ के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करते हो। मुझे नहीं कर रही होती, वो अपनी ज़ात को कुर्बान करती। यहाँ पे आपकी बात काटूंगा कि इल्म और शऊर अलग अलग चीज़ें हैं। कि इल्म तो वो है ना जो हम किताबों में देख लेते हैं, शऊर होना, किसी का वाइज होना, समझदार होना और बात है। और हमें फ़ख्र है ऐसी माओं पे और हम ऐसी माओं को सल्यूट करते हैं। इंशाल्लाह ये उन माओं के लिए उन आपका सलूट, इंशाल्लाह उनकी हौसला अफजाई है। और जिन माओं ने अपने बच्चों को अपने इस वतन पे कुर्बान किया है तो ये उन माओं को सलूट है। बेशक वो माएँ बहादुर माएँ हैं और वही इस तरह की माओं पे हमें फ़ख्र है जो अपने बच्चों को देखें। अपनी जान और चीज़ है, माँ बाप अपने बच्चे को किस नज़रिए से, किस तरह मोहब्बत और किस तरह अजीज़ होता है, वो आप लोग ख़ुद भी समझदार लोग हैं कि उन माँ बाप को कितना शऊर होगा कि जिन्होंने इतनी प्यारी चीज़, असल में हमारी कुर्बानी नहीं है, मैं उन माँ बाप की कुर्बानी को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने हमें हमारे पीठ के ऊपर हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमें यूँ करके भेजते हैं। तो मैं तो उनका सलाम कहूँगा और मैं सारे क्रेडिट अपनी माँ बहनों और भाइयों को दे रहा हूँ। इंशाल्लाह कि हम वैसे ही तैयार रहते हैं, अपनी ज़ात की बात है ना, हर कोई तैयार रहता है, लेकिन कोई अपनी चीज़ तैयार चीज़ आपको दे रहा होता है तो सलाम तो उनको सलाम तो बेशक इंशाअल्लाह ताला इन्हीं बातों से उनकी भी हौसला अफजाई होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम हर हमेशा उन हीरोज़ की कदर करेंगे जो प्रैक्टिकल इस मुल्क के लिए, उनके ओहदों को हम नहीं देखेंगे, उनके कपड़ों और रंगों को नहीं देखेंगे, हम नस्ल और ज़ात को नहीं देखेंगे, हम उसकी मेहनत को और उसकी कोशिश को, कहते हैं मेहनत, कोशिश, लगाओ, लगन, कुदरत, वो इन चीज़ों से कुदरत भी इनको बड़ा कर देती है। और जो नफ़रत, गरूर, तकब्बुर, कुदरत बड़ों को भी छोटा कर देती है। तो पता नहीं समझदार होकर भी हम ऐसा नासमझी वाले अमल क्यों करते हैं और हम उन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे। और बस अल्लाह पाक परदिगार हमें इन चीज़ों की कदर भी दे कि ये लोग कितनी कम तनख्वाह पे अगर इतना काम कर रहे हैं तो आप खुद सोचें। तनख्वाह तो किसी तरह से उस चीज़ का कर ही नहीं सकती ना। नहीं, तनख्वाह तो एक अलग है, वो अरबों रुपए या लाखों रुपए, उसका कोई वो इशू ही नहीं है। क्योंकि तनख्वाह भाई मुझे कोई कहे कि मैं तुम्हें करोड़ रुपया देता हूँ, जाओ मरो, नहीं, कैन आई डू दैट? मैं नहीं करूँगा ऐसा। बिल्कुल कोई भी शख्स पैसों के लिए जान नहीं देता, वो अक्सर किसी के लिए कुर्बान होता है, वो अक्सर अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि अगर आपने वो लोग भी देखे हो कि पैसों की खातिर जहन्नम के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, यार मैंने अपने बच्चों के लिए, और भाई अपनी ज़ात के लिए कोई नहीं कर रहा होता, वो दूसरों के लिए कर रहा होता है, वो इतनी हद तक चला जाता है। तो यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी में क्या ये हमारी कुर्बानी क्या खुदकुशी तो नहीं होगी ना? जहर होकर हमें आप खुद बताएं, मैं अपनी कब्र पे खड़ा होकर दुआ मांगी, मेरा आधा औज़ा अपने कब्र में दफन हुए, जब मैं अस्पताल से पहले फारूंगा अपने कब्रिस्तान गया और अपने औज़ाओं पे खड़ के दुआ मांगी, अपने कब्र पे खड़ के। मुझे बताएं, क्या मुझे मौत की समझ नहीं आती होगी, मुझे इस ख़तरे की समझ नहीं आती होगी, क्या मैं मेंटली क्या होऊंगा, क्या समझेंगे कि यार इतने बड़े ख़तरे को, और इतनी फ्रंट सीट पे हम जब हमारे टीम जा रही होती है, मेरे साथ वो ड्राइवर भी होते, क्या उनको पता नहीं है कि इस जगह से गोली गुजर के हमारे सीने से चीखती हुई गुजर जाएगी? इतनी गोलियां उनके साथ से, उनके अपने साथियों को उठाकर, अपने साथियों को अपने हाथ पाँव टूटे हुए और उनको सीधा करके अपनी मंजिल और अपनी गाड़ियों को भी अपनी मंजिल तक लेके जाते हैं। दरमियान में हमारे एक साथी शहीद हुए तो एक स्क्वाड पे हमला हुआ, तो हमारे ड्राइवर ने आखिरी टाइम तक वो अपने वेले सेट पे बात करते हुए कहा है कि सर हम पे अटैक हो गया है, और वो गाड़ी को भी कंट्रोल कर रहा है और कह रहे सर हम पे अटैक हो गया है और शायद मेरी आप लोगों से आखिरी बात हो। और जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा तो इसने इतनी स्मूथली अपनी गाड़ी को अपनी उस दहशतगर्दी जहाँ पे अटैक फायरिंग शुरू थी तकरीबन उससे 200 मीटर रोड पे ले गया और आराम से अपनी जगह पे उसने ठहरा कर उसी स्टीयरिंग पे सर रख कर
खालिक हकीकत को अपनी जान बख्श दी। और उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उसके भी पीछे घर था और उसके भी बहुत सारे ख्वाहिशात थे, लेकिन उसने ये अरमान नहीं किया कि हाय क्या हो गया। वो इस चीज़ के लिए राज़ी और रेडी हुआ, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए, अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हुए। तो यार मैं किस किस दोस्त की बात करूं, मैं किस किस उन जवानों की बात करूं, उन खूबसूरत जवानों की किस किस की पे मैं मतलब ये बात जिक्र करूं कि जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को इतनी फ़ख्र से और इतनी बहादुरी से, मैं यही कहूँगा कि इनके पीछे मेरी कौम है, वही माएँ हैं, वही आवाम है मेरी, वही मेरा मुआशरा है जो टाइगर भाई चाय के बगैर रह नहीं सकते, और मैं चाह रहा था कि हम इंटरव्यू कंटिन्यू करें, लेकिन इन्होंने कहा कि ये पिए ना पिए मैं पीऊँगा। तो चाय आ गई है तो फिर जब ये पियेंगे तो मैं ज़रूर पीऊँगा भाई साहब। मेहरबानी के मेरी दिल खुशी के लिए आपने मेरे साथ दिया। बिल्कुल गार्डनिंग हॉबी है आपकी और आप 12 बजे के बाद बिल्कुल कर रहे होते हैं, वो मुझे बताइएगा थोड़ा सा। अक्सर 12 बजे का मतलब ये होता है कि एक तो हमारी ड्यूटी का टाइम नहीं होता, किसी वक्त भी किसी टाइम भी किसी टाइम हमारे बराबर टाइम भी होता है। जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ता भी सोए पड़े होते हैं। ऐसा नसीब हुआ तो नहीं है लेकिन मतलब ज़ख्मी ज़्यादा होते हैं या कुछ मसला होता है तो वो भी इस तरह के हालात में अगर रेस्ट मिल जाए तो। लेकिन अक्सर मैं जब सुबह काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई दोस्त या कोई काम करने वाले जो लड़के होते हैं या आसपास होते हैं तो मुझे काम नहीं करने दे रहे होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को हाथ लगा तो सर आप ना करें, हमें करने दे। तो मैं बहुत ही समझाता हूँ। तो अक्सर बेशतर ऐसे ही लोग भी होते हैं कि सर जी ये तो सारी कितने मरवंजन की गाल है। तो मतलब ये चीज़ें बार बार करते करते मुझे भी फिर अपना आप अच्छा नहीं लगता कि यार अगर यार ये इस तरह समझते हैं तो मतलब मुझे भी थोड़ा हया करनी चाहिए। जी हाँ। तो उस हया के लिए मैं अक्सर, क्योंकि शौक़ और मज़ा आता है उस जगह को खूबसूरत, मुझे वैसे सफाई और चीज़ें अच्छी लगती हैं। टाइगर भाई चाय पी ली, अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं आप लोग को अपनी वो छोटा सा जो आज वैसे फरवरी थी और पौधे लगाने का ये मौसम होता है, मतलब है फरवरी से मार्च अप्रैल, ये बहुत अच्छा मौसम होता है पौधों के लिए। तो हमने हमारे DPO साहब ने जो है ना कुछ इसके पौधे लेकर आए फ्रूट के, और उसकी शौक़ था कि इस बार हम सारे फ्रूट के दरख्त लगाएंगे बजाय कोई और दरख्त के। तो ये 22 दरख्त मैंने ले लिए। तो उसकी ये जगह पे मैंने आज सारा दिन यहाँ पे गुजारा, जिसमें खुबानी भी है, जिसमें इंजीर है और अमरूद है, अनार है और नींबू के बूटे भी हैं। इंजीनियर मेरे मुंह से अक्सर इंजीर को मैं इंजीनियर कह देता हूँ। K9 के बारे में बात। ये एक हमारी ऐसी यूनिट है, ये एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करते हैं और ये बहुत बेस्ट तरीन है। इसके हमारी मतलब है आया दिन रोज़ के दिन इनकी ड्रिल भी होती है कि इनके जो हैंडलर होते हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तर्ज के तरीके के बारूदों को छुपाते हैं, कभी किसी की जेब में, कभी किसी गाड़ी में, कभी किसी मतलब हम खुद भी इनकी ट्राई लेते रहते हैं कि हर वक्त ये तैयार रहे हर उस दहशतगर्दी की जो कॉल हमें मिलती है या किसी इवेंट की कॉल मिलती है, ताकि हमें इन पे इतबार हो और ये अपनी चीज़ों को टेक्निकल तरीके से अपनी स्वीप करें और बारूद को मतलब डिटेक्ट करें। ये बहुत बेहतरीन है। योर टीम? हाँ, ये भी मेरी टीम है। ये भी हम तकरीबन जब हम निकलते हैं तो 2 गाड़ियों में हम होते हैं जी, क्योंकि हमारी एक यूनिट सामान जो हम टेक्नीशियन होते हैं वो एक गाड़ी में सामान होता है, एक गाड़ी में हमारे हैंडलर और ये लोग होते हैं। ये भी हमारी तरह अगले सफ़ में होते हैं और ये भी उस ख़तरे में होते हैं क्योंकि फर्स्ट ये तो खैर हमसे भी ये डांस थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो असल ख़तरा होता है उसको ढांपने के लिए, और फिर ये डिटेक्ट करके उसके बाद हमारी टीम उस पर लाइव हिकमत अमली करती है और उस जगह पे कोई आईडी होती है तो उसको हम अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। इसमें इनकी भी तो जान बहुत जाती होगी। ज़हरी बात है। ये अभी अगर आपको याद हो तो पोलियो में एक टेक्निकल स्विमिंग करते वक्त एक हैंडलर शहीद हुआ था और उसके साथ वो डाक भी मारा गया था। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, यही तो मैं आप लोग कह रहा हूँ, यही वो हीरो है
जिनको हम पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं। एक ये डॉग पकड़ा हुआ है इसने, ये तो कुत्ता रखी खड़े। हाँ। तो मतलब ये हम ये नहीं देख रहे थे कि ये डॉग की डोरी इसने किसी की जिंदगी को बचाने की खातिर अपनी जिंदगी देकर उसको हैंडल कर रहा है। अगर इस डॉग के पीछे ये ना खड़ा तो डॉग तो वो काम नहीं कर सकता। असल तो उसके पीछे दिमाग होता है और वो दिमाग कमाल होता है उस हैंडलर का, और ये उसकी क्रेडिट है। उनकी भी टीम, मैंने कह रहा किया एक टीम होती है इस जंग के लिए। और जिस मुआशरे में हम घर में जो छोटे आए हैं वो भी मिलवा देंगे हमें। हाँ बिल्कुल, ये अभी 2020 में 1 जनवरी को रात के 2:30 बजे पैदा हुए, और ये हमने अपने साथ, ये हमारे साथ इसी तरह छोटे बड़े होते हैं, और एक अगर दूसरे लफ्ज़ों में पूछे जाए तो एक फैमिली की तरह हमारे साथ होते हैं। ये हमारी वर्दी, हमारी काम को, जब हम काम के लिए जाते हैं तो ये अपने काम को पहचानते हैं। ये 24 घंटे भी हमारे साथ भूखे गुजारते हैं, हमारी तरह गुजारते हैं। इनको कोई आपको, जब आपके साथ न टट्टी ना कुछ, गाड़ियों में उसी तरह अपने आप को बंद रखे होते हैं। जब तक ये हम रिलैक्स होते हैं तो तब ये भी रिलैक्स होते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आप पहचान, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसमें मैंने इसका नाम, एक इसकी जो कुतिया है उसका नाम रखा है हैप्पी हैप्पी, और इसके जो नर है उसका नाम 20 है, क्योंकि इससे मुझे इसके तारीख पैदाइश भी याद रहेगी 20। और ये जो है ना इंशाल्लाह ताला अगले हमारे हथियार हैं, इनको तैयार कर रहे हैं एक्सप्लोजिव को हैंडलिंग करने के लिए। और इसी तरीके से ये मेरे हैंडलर मेहनत करते हैं, छोटे डॉग को जवान करते हैं, और ये तकरीबन 6 सालों तक हमारे साथ काम करते हैं। ये मैं जब भी इसके करीब आता हूँ कोई ना कोई बिस्किट है, कोई चीज़ मेरे साथ होती है। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, देखे बैठ जाओ बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड 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 माय बॉयज, गुड गुड, हो हो ज़बरदस्त। तो इनके साथ हम इसी, ये अभी 1 महीने 22 दिन के हो चुके हैं, और ये अभी से अपने ये मोटरसाइकिल जो खड़े हुए हैं, ये चीज़ें खड़े हैं, उनको ख़ुद डिटेक्ट करते रहते हैं। इनको हैंडल अभी से सिखा रहा होता है। जैसा कि अभी आपने इनको देखा, इनके ट्रेनिंग कैसे है। तो आप बड़ों की अगर कोई टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने, आपका जहन और खुल जाएगा कि ये कितने, क्योंकि इनके पीछे भी मेहनत की एक ज़रूरत होती है। और उनके पीछे ये मेरा ये हैंडलर है, ये अच्छी तालीम याफ्ता लोग हैं, ठीक, और अच्छी एक सोच रखने वाले। इनका थोड़ा सा तारुफ करा दें, आप अपने बारे में खुद शेर मोहम्मद साजिद, जलील खान सिटी करेंगे। और ये हमारे साथ जैसे चल डॉग हैंडलर हैं, और ऐसे कहाँ से दोजे training डिवीज में काम करे हैं, बारूदी खतरे दिन क्यों करे हैं। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग हमने यहीं से हासिल की है, और डेली इनको ट्रेन भी करते रहते हैं, डेली की ट्राई देते हैं, डेली की मतलब ग्रेनेड रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये रखते हैं, और डेली की इनको ट्रेन करते हैं, और ये इंशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। कर सकते पिस्टल कहीं छुपा के। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी, बिल्कुल आप शेर कोई भी चीज़ किसके आप निकालेंगे, या वो मेरे इनके साथ यहाँ पे ग्रेनेड भी पड़े होते हैं, मैं डी में इनके साथ रखता हूँ ताकि उनमें एक्सप्लोजिव चीज़ें, वो चीज़ें रखी होती है। घीना शेर, और इनके इनाम के लिए क्या होता है पता है, गेंद होती है। अच्छा ठीक, ये जब गुड काम करेंगे बॉल मिलेगी तो ये उस चीज़ को फिक्र नहीं करें। फिर उसके बाद आप उस बंदे के हाथ को देखें कि ये उसके हाथ को देखेगा कि कोई चीज़ मुझे इनाम दे। ये गेंद को बहुत पसंद करते हैं। या भी आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, शहरी तरह ले आओ पहले, ये क्या चीज़ है। ठीक, आपको बंदा आप इसके साथ हैं, आप इसको बताएं किधर है। इस टाइम हम जा रहे हैं जी एक अदद ग्रेनेड छुपाने, और देखते हैं कि K9 इनको किस तरह से ढूंढ के लाता है डॉग। तो क्या हो सकती है बेहतरीन जगह जहाँ पे आसानी से ना कर सके। इस तरफ के अंदर वहाँ डाल दें, ऊपर नहीं, घास के अंदर वो पर नहीं हो, हाँ हाँ चुप के हो, मिट्टी में हो। खैर अच्छा मिट्टी में भी हो, मिट्टी में डाल दें। चलें आप डाल दें इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, ऐसे कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं। ठीक, इसको हम मिट्टी में छुपा रहे हैं। ओके,
अब उधर से एक डॉग को निकालते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है। आ जाए। इधर आ जाओ। शाबाश, 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 शाबाश। इधर ले आओ गोली। ये जी ग्रेनेड गोली ने ढूंढा। जी सर। अच्छा चलो जी, गोली को गोली का भी इनाम मिलेगा। पहले इसको इनाम दे, गोली को इनाम दे। गोली, गोली, गोली गोली, शाबाश, गो। यार, तो ये डॉग्स ने जो ग्रेनेड हमने छुपाया था, उन्होंने लगभग 30-40 सेकंड्स लगाए हैं, उन्होंने ढूंढ के हमें निकाल के दे दिए और उसके बाद उन्हें उनका इनाम मिला है जो एक गेंद की शक्ल में है। तो बड़ा ही स्मार्ट जानवर है। अल्लाह ताला ने जो उसे सूंघने की और समझने की हिस्स दी है वो इंसानों से कई गुना ज़्यादा है, और किस तरह से उसने ग्रेनेड निकाला ये आपके सामने है। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, अगर आप वो गाड़ी देखना चाहते हैं जिन गाड़ियों पे अटैक हुआ है और किस तरह हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी भी इधर खड़ी है और उस पर कैसे रॉकेट लगा और उसने अंदर के मेरे जवानों को कैसे शहीद किया। हम ज़रूर जानना तो चाहेंगे। वो गाड़ियाँ भी आप लोग को, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि ये गाड़ियों का कब्रिस्तान है, जिस जगह पे हमारे वो ऐसी गाड़ी में जो जिनके सिर्फ बड़े बड़े पुर्जे पड़े हुए हैं, उसमें वो मेरे जवान भी गायब हो गए और गाड़ी भी, लोहे भी गायब हो गए। तो अल्लाह पाक उनके रूहों को और उनके घर वालों को इसी तरह अजर दे, और इंशाअल्लाह ताला ये वो हमारी गाड़ियाँ होती है जो दहशतगर्दी से बहुत होती है। ये वाली गाड़ियाँ नहीं, ये गाड़ी जब हमारे पास होती है ना, तो मतलब हम किसी चैलेंज को आराम से उनको अंदर कुछ भी काम कर लेते हैं। ये गाड़ियाँ दीवारें भी गिराती जा रही होती हैं, इन्हीं गाड़ियों से हम अपने रास्ते भी बना रहे होते हैं। ये दलदली ज़मीन में भी घुसती हैं। ये बहुत भारी और बहुत वजनी गाड़ी तो है। ये कब से बहुत आई हैं आप लोगों के पास? ये तकरीबन 2010, इससे पहले बख्तरबंद गाड़ियाँ थी लेकिन कम थी, जगह बहुत थी, इक्का दुक्का थी। अब थोड़ी सी गाड़ियाँ और ज़्यादा हो क्योंकि गई। जिस तरह से दहशतगर्दी का अफरियत आया है उस टाइम तो हम लोग तैयार नहीं थे ना। बिल्कुल। पुलिस तो एक ऐसा महकमा है जिसका काम है जी अमनो ईमान का नफाज करना, छोटा मोटा चोर पकड़ना, कोई जुर्म हो गया उसको ट्रेस करना, कानून को लागू करना, और जो मेरे मुल्क कहाँ पे दहशतगर्द आ गए हैं ऐसे ऐसे हथियार उठा के, और पुलिस का महकमा तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस काम के लिए। बिल्कुल। जो काम आप लोगों ने किए हैं वो काम तो स्पेशल फोर्सेस करती हैं। कोई शक नहीं है, अब हमारी पूरी कौम स्पेशल बन गई है, और मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इस हद पे आ गई कि मैं अक्सर लोगों को कहता रहा हूँ कि 297 आईडी जो नाकारा हुई हैं, इनमें से टोटल हमने जो डिटेक्ट किए 2 या 3 डिटेक्ट किए हैं। ये सब की इतला पहले ही हम आवाम जब किसी मशकूक बंदे को, मशकूक चीज़ को रखते हुए, दौड़ते हुए, उनकी आंखें और उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है कि इनको फिलफोर पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, और इसके जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से तरह से वो हमें फिलफोर कॉल कर लेते हैं। तो हमारे लोग बहुत चौकन्ना हो चुके हैं। इस तरह की गाड़ी एक खुदकुश हमला हुआ था ना, उसमें बिल्कुल पिघल गई थी, क्योंकि उस वो जो औरत थी उसने अपने आप पर फास्फोरस बांधा हुआ था। तो कुछ फास्फोरस ऐसी चीज़ है कि मतलब इस तरह की मटेरियल को वो गोली या बम धमाके से तो नहीं जाती, वो उसने उसके ने फास्फोरस, और उसको पता था कि इनके पास ये गाड़ी है
और इस गाड़ी में वो एंट्री करेंगे तो उन्होंने उसके लिए तोड़ रखा। तो जैसे हम इंटर हुए तो करीब तो नहीं आने दिया, लेकिन उसके कुछ फासले पे लेकर फास्फोरस ऐसी चीज़ है कि उस गाड़ी में उसके अंदर हम 6 जवान थे और हम पे जब आग लगी तो गाड़ी मतलब टोटली हमारे पहले ही झटके में तो बेस डैशबोर्ड से धुआं और चीज़ें हमारे बेस सेट और चीज़ें रब तक डिस्कनेक्ट हो गए पिछले लोगों से कि यार हम पे क्या हुआ या उन पे क्या हुआ। तो उस दौरान मेरा ये सेट हर वक्त लगा रहता है। तो मतलब इस सेट से मैंने बहर रब्ता किया कि यार हम पे ये अटैक हो चुका है और हमारी गाड़ी लाख हो चुकी है और हमें आग लगी हुई है, अंदर से फायरिंग शुरू है और हम भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि हमारे पीछे दूसरी इस तरह की गाड़ी भेजें। तो मतलब है उन गाड़ी का बंदोबस्त करने में भी कुछ टाइम था, वो पिछली जो हमारे पीछे उन्होंने मदद करनी थी, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने हमें कुछ टाइम दिया और हमारे जवान में हमने कोई हौसला नहीं आ रहा। और उसी तरह जैसे हमारी एक तरीक़ाकार होता है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर कि सीटें फोल्ड होती है और हमने घुटने लगाकर अपनी पोरों के सामने पोजीशनें लेकर हम मतलब यार पोर पे हमारी फायरिंग शुरू होती है। तो उसमें वो बहुत तंग जगह होती है, उसमें फायर करना भी बहुत मुश्किल होता है, पता है। ऊपर से गर्मी और आग चारों तरफ। उस पर 6 गाड़ियाँ और भी खड़ी थी, उनको भी आग लग चुकी थी, दीवारों को भी आग लग चुकी थी। और ये ऊपर से जैकेट हेलमेट होती है और जब वो फायरिंग के होल जो होते थे तंग जगहों में 6-7 राइफलें चलें तो आप खुद सोचो उनके जो होल होते हैं वो हमारे इन जगहों में जब घुसते हैं गोली से भी ज़्यादा वो हमें तड़पा देती है, क्योंकि वो इतने गर्म होते हैं। कभी कभी हमारे गाल पे किसी चीज़ पे लगते हैं तो हमसे वो राइफल भी गिर जाती है और चीख निकलती है कि उई मतलब है दूसरे की खोल। पता है वो जगह थोड़ी सी तंग होती है। तो ये वो जगह वो हालात वहाँ पे जो तंग जगहों पे जब हमला शुरू होता है, फायरिंग शुरू होती है, जान उधर इतनी जान की नहीं पड़ी होती, उधर सिर्फ कामयाबी की होती है कि यार हमें अल्लाह पाक कामयाबी दे। और उसी तर्ज पे मतलब है उस दिन भी हमें कामयाबी मिली, वो कब्ज़ा भी ले लिया और उस गाड़ी से 6 जवान बग़ैर दूसरी मदद के हम वहाँ से बाहर निकल भी गए और जो सरप्राइज़ हमारे होते हैं वो भी दिए। ये गाड़ियों का कब्रिस्तान हाँ, ये अगर देखें ना ये बम ये कई बार रिपेयर हो चुकी है, सुराख जी हाँ, साइडों से सुराखों को फिर भरा जाता है। ये सारे तकरीबन उनके अगर साइडों पे देखें ना ये वही जगह यहाँ पे हमने मोटे लोहे इन पे बम और गोलियाँ सर्वी करते हैं जी। ये जो अगर आप देखें इनमें ऐसी भी है कि गाड़ी हमारे वज़ीरिस्तान में ये हादसा हो चुका है। इन पे फायर हुआ है, मतलब ड्राइवर को गोली लगी तो पहाड़ों से नीचे गिरते हुए मतलब हमारे जवान भी उसमें थे। अगर आपको वो टुकड़े नज़र आते हैं ये हंगू में हमारी गाड़ी गई हुई थी। की गाड़ी है कि आप देखें तो ये लेफ्ट हैंडर है ना, ये लेफ्ट हैंडर वो राइट हैंडर है। इसमें इस तरह वो भी कोई लेफ्ट है कोई राइट है, मिक्स है ना इसके अलग। तो मतलब ये वो हमारी गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त इस हालत में ये पड़ी हुई। धमाका हो गया या धमाका नहीं हो सका, ये तो बची हुई है। नहीं, ये उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। हाँ, खुदकश जो वो लेकर हमला करने आते हैं और हमले के बाद वो मारे जाते हैं, अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं। ये उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। ओके। मैं वो एक बख्तरबंद गाड़ी भी दिखाता हूँ कुछ। ये अगर आप देखें तो ये भी हमारे ये गाड़ी भी किसी आईडी के अटैक में है। या आप इसमें ये सुराखें देख सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े नट बुल्ट होंगे और इस गाड़ी के साथ क्या हुआ होगा, तो इसमें जवानों का क्या हाल होता होगा। इस इतने सख्त लोहे को जब ये बारूद टुकड़े कर देती है तो एक आम इंसान उसके सामने क्या चीज़ है। और रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि मेरी कौम और मेरी फ़ोर्स के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा हुए और जज्बा ज़्यादा बढ़ा। आज इस वजह से हम लोग इतने आज़ादाना इतने प्यार से एक सोच जी मतलब हम पाकिस्तानी कौम में रिजिलियंस मुस्तकिल मिजाजी और वो जज्बा तो है ना। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। हम तो अब शेर हम अक्सर जब हम धोखे में मारे जाते हैं, धोखे में हमारे हम अक्सर अपनी अच्छाइयों की वजह से मारे जाते हैं और अगला समझ रहा होता है कि यार ये किसी चीज़ को जो हम रिलैक्स रहना चाहते हैं बस। जी। लेकिन क्या करें कि
ऐसे इससे ज़रा देर होने वाली होगी, सूरज डूबने वाला था और मैंने ड्राइवर का है यार, ड्राइवर ने मुझे आवाज़ दी कि सर कैमरे की जो मेमोरी कार्ड है वो ख़त्म होने वाला है। तो मैंने उसको कैब बंद कर दो। उसने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रही। तो उस जगह से मैं उठा, तकरीबन वो इलाका हमने क्लियर कर लिया था। वहाँ पे कुछ जो शहीद हो गए थे उनको भी निकाल लिया था। और ये इसको मैं कह रहा हूँ कि बस आखिरी जगह, बस इधर से निकलते हैं और कैमरे को आप बंद कर दे। तो इसने मुझे कहा कैमरा बंद करना नहीं आता। मैं उधर से उठा, वापस जब आया तो थोड़ा सा इलाका रास्ता मैंने, मेरी बेवकूफ़ी अल्लाह पाक माफ़ करे, तो कॉन्फिडेंस की वजह से कहे, बेवकूफ़ी की वजह से कहे, तो रास्ता थोड़ा सा मुझसे गलत हुआ और मैं दूसरी जगह पे जैसे उस माइंस के साथ बैठने लगा तो नीचे एक और माइंस लगी हुई थी जो बिल्कुल मैं दोनों पाँव पे बैठा, मुझे उठा के मारा। लेकिन मेरी किस्मत कि जिसमें मेरी टांग कट गई, मेरी ये उंगलियों की टिप्स, ये अंगूठा, इस ये साइड पे ज़्यादा क्योंकि इस साइड पे वो आई है ना, ये टांग भी, इसकी भी गोश्त वगैरह सब कुछ, ये भी सब काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। और ये हाथ उस वक्त इसलिए बचा कि ये बिल्कुल नाकारा था, 2015 में ये कट चुका था, तो ये जेब में रहता था, इसमें हरकत नहीं होती थी। तो इस वजह से जो है ना इसमें ज़्यादा बचत हुई, ये ज़्यादा क्योंकि ये उस हाथ पे, एक हाथ पे मैं उसके साथ काम कर रहे थे। ये मेरी वो बख्तरमान है, कम से कम ये 5 करोड़ की गाड़ी है। आप इसके फ्रंट पे अगर आए तो ये जब इन्होंने ये हमारे जो आपको मैं कह रहा था कि अटैक पोजीशन में जब अटैक होता है और जब फर्स्ट पे कोई जाता है तो वो अम्बुस्ट होते हैं, और अम्बुस्ट वाले क्या करते हैं, उनके पास हेवी वेपन होते हैं जिसमें RPG होता है, 12.7 होता है, GL टाइप, इस टाइप मतलब है उनके पास हथियार होते हैं। और ये गाड़ी जैसे फ्रंट पे निकली और इसको पहला RPG लगा इसमें, अगर ये सुराख देखें तो ये RPG अंदर गया, जो सामने वाला जो उनका इंचार्ज बैठा उसका बिल्कुल यहाँ से गर्दन कट गई, जो ऊपर फायरर बैठा हुआ था वो धड़ से कट गया, और लिंक लगाने वाला उसकी ये गर्दन कट चुकी थी। मतलब है उसमें से सिर्फ ड्राइवर जो बैठा हुआ था वो मौजाना तरीके से बिल्कुल सालिम बच गया, बाकी अंदर के बाकी जवान शहीद मौके पे शहीद हो गए। तो ये इस गाड़ी की कुछ ऐसी दास्तान है कि इसके अंदर क्या हुआ था, अगर अभी भी आप इसके अंदर खोलें तो शायद इसके खून के छींटे, ये 2012 की की बात होगी। ये बहुत भारी खिड़कियाँ होती हैं इनकी, अगर आप इसके कोने में, शायद इस तरफ मैं आपको इस कोने में उसके खून वगैरह लगे होंगे। अब वगैरह का तो नहीं लेते, तो अभी कबाड़ टाइप पड़ी हुई तो हर कोई इसमें चीज़ें रखते हैं, उनका ख्याल रखना है। ये सिर्फ मैं खून की छींटे, उसके सर के खून की छींटे आप देख सकते हैं जी, वो इधर ऊपर, ये उसके सर के खून की छींटे। ये आप इस तरफ अगर कोने में देखें तो ये उस कटा हुआ धड़ यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब इस पे क्या चीज़ असर करेगी, कोई भी नहीं करती, लेकिन जब बदकिस्मती होती है ना तो वो ये हो जाता है। ये अच्छा, इसके पता है 160 की स्पीड से भागती है। अच्छा, बहुत गंदी स्पीड में आती है। ये भी इसी तरह, इनको लोहा ना देखें, इनकी इंजन बहुत पावरफुल। ये अमेरिकन गाड़ियाँ, ये हमारी अपनी है, वाकई बनी है, वो अमेरिकन। इसी तरह से इन मशीनरी से, इन हथियारों से, इन हौसलों से, और से ज़्यादा हौसले, यही होता है ना। आपने खुद देखा कि यही मशीनरी तो इससे भी जदीद अमेरिका के पास है, और वो भी मतलब देखा था ना कि हीरो को चोट लगती है, गिरता है, जख्मी होता है, फिर उठ के आ जाता है। आपकी तो वही ज़िंदगी है ना। बिल्कुल, इसमें कोई एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर दूसरी टांग, फिर तीसरा हमला, फिर चौथी। ये टांग जो थी 2001 में पहले इसको गोली लग चुकी थी, एक अम्बुस्ट लगा हुआ था, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो पहाड़ियाँ थी, तो ऊपर से उन्होंने हम पे बहुत मतलब फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारी गोलियां हमारे आसपास लगी, बहुत करीब से लगी, और गोलियों की भी एक आवाज़ होती है जब आपके कानों से आपके करीब से गुजरती है ना, तो उनकी ऐसी जैसे हवा में तेज़ मुर्गाबी उड़ती है, शुप शुप, सेम उसकी आवाज़ जैसे आपके कानों के साथ उसकी परों की आवाज़ होती है ना,
ये गोली जब आपके साथ से गुजरती है सेम उसी वही आवाज़ होती है। और पता है जब ये लगती है तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे सुनाई देती है, ये आवाज़ इस टाइप कोई टक की आवाज़ जब वो आपकी जिस्म हड्डी से या किसी चीज़ से टकरती है ना, सेम आपको सुनाई देती है। और ये इस ज़िंदगी में ये सारी आवाज़ें अपने कानों से, अपने कानों के साथ, अपनी महसूसियत के साथ ये चीज़ें हमें लगी और महसूस की हैं। लेकिन इन चीज़ों ने हमें घबराया नहीं, हमने इन चीज़ों को ये नहीं गिना, क्योंकि जान तो जानिए एक दिन हमने जाना है। यही हमारी वो कामयाबी होती है, यही वही चिल्ला होता है जिससे वो कहते हैं ना, मौत तो एक दिन आनी है ना, उससे तो मैं नहीं बच सकता, तो मौत से पहले मैं इन चीज़ों से कैसे डरूं। आप अपनी मुझे ज़ख्मों की कहानी बताएंगे ना। 2001 में टांग पे गोली लगी थी। हाँ, यही टांग 2014 में बिल्कुल फिर आईडी के साथ, एक माइंस के साथ बिल्कुल कट गई। अब मसनूई टांग है। मसनूई टांग है, ठीक है। यही कंधा मेरा पहले खुदकुश से लगा था। जब हम मौके पे पहुंचे तो बंदा कहीं उस जगह से स्लिप हो गया था, तो लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते हमने बाज़ार में उसको देखा दूर से, और उसको जब पहचाना कि वाकई ये खुदकुश है और लोगों के दरमियान में ना हम लोगों को कुछ बता सकते थे, और वो उनकी कोशिश थी कि रश में वो चले क्योंकि वो हमसे बचना चाहता था। उसने एक गाड़ी को मतलब हाईजैक कर दिया और उन पैसेंजरों को पता नहीं था, और वो पैसेंजर लोकल पैसेंजर गाड़ी थी जिसमें कम से कम 25 से 26 बंदे होंगे। उसकी छत और सैडो से और सारी लोड थी, और वो बंदा बिल्कुल, वो गाड़ी तैयार थी, अड्डे से निकल चुकी थी, वो उस गाड़ी में बैठा। उस वक्त मेरा ये सेट डिस्क हो चुका था, पूरा दिन गुजर चुका था, हम बहुत सारे मिशनों से आ रहे थे, तो वो भी हमारे उस मिशन में एक वक्त में वो एक मिशन आ गया, इस तरह की कॉल आ गई। तो उस जब मैं उस वक्त पहुंचा, उस खुदकुश थे और हमने दोनों को एक दूसरे को पहले से देख चुके थे, एक दूसरे से मैं भी उल्टा साइड पे चल रहा था, उससे दूरी पकड़ रहा था, और वो भी चाहता था कि ये लोग मुझ पे अटैक ना कर दें, वो लोगों के दरमियान घुसना चाहता था। लेकिन वो भी एक अजीब रंग था कि मैं अपने आंखों से वो मौत और लोगों के दरमियान, और लोग खुश खुश और कोई अपने फ़िक्रों में, किसी को कुछ फिक्र नहीं था। तो एक कुदरत याद आ रही थी कि यहाँ पे कितना ख़तरा चल है कि, लेकिन इन लोगों को कुछ इल्म नहीं है, कम इल्म ही कुछ ऐसा हमारा अल्लाह पाक ने हमें जो दी है। तो उसके बाद जो है ना, उस गाड़ी को वो रवाना हो गई, और मेरे साथ ट्रैफिक, और मैं वापसी किसी को बता नहीं पा सकता था, सुन सकता था, और सेट वापसी नहीं कर रहा था। तो वो ट्रैफिक वाला खड़ा था, मैंने कहा यार ये गाड़ी हाईजैक हो चुकी है। पहले मेरे मुंह को देखने लगा कि यार ये कैसे हाईजैक हुई, चुप चुप आता है, लोग खामोश है, अड्डा चल रहा है, दुनिया चल रही है, और ये दरमियान से आप क्या कह रहे हैं कि गाड़ी हाईजैक हुई। मैंने कहा इसमें खुदकुश बैठ चुका है, और हमारी हरकत से खुदकुश गाड़ी को उड़ा देगा। अगर इन पैसेंजर को कुछ कहते हैं तब भी वो गाड़ी वो उसके हाथ में, तो उसने क्या करना है। मैंने कहा इस गाड़ी को रोकना नहीं है, ये पैसेंजर गाड़ी है, शॉर्ट जगह पे जाएगी और लोकल है, तो इस पर टाइम उसका लगेगा, और उस टाइम से जो है ना मतलब है हम फ़ायदा उठा लेंगे, कोई और तजवीज़ कर लेंगे, कोई तरीका हिकमत अमली। तो लेकिन ये गाड़ी को निकलने दिया हमने। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, आपने उनको ये इस गाड़ी का नंबर देना है, और मैं इसको ट्रेस कराऊँ, कहीं ये खुदकुशी से उतर ना जाए, कहीं और जगह पे ना चले। तो मैंने एक फासले पे उस पे नज़र रखी, उसकी और मेरी नज़रें मिली हुई थी, बाकी किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो जब ये नाइट के करीब हुआ, तो वो जगह एक बैंक है, नेशनल बैंक है, उसके सामने जब हुआ तो मेरी 2 मोबाइलें जो थी, जिनको उन्होंने नंबर दिया था गाड़ी का, तो वो गाड़ी जैसे गुजरी है स्पीड से, तो उन्होंने जैसे गाड़ी को देखा वो एकदम ब्रेकें मारी, उस गाड़ी को रोक दिया। तो मैं उल्टा साइड पे, मोटरसाइकिल मेरे साथ था, मैंने किया और उनको चीखा किस गाड़ी के करीब मत जाओ। सारी पुलिस को वापस बुलाया, और ड्राइवर भी उतरा उस गाड़ी का, और इधर से एक हमारा कांस्टेबल था, पुलिस अफसर था, शायद नाम ही था, वो उस गाड़ी के अंदर गया। उसने वहाँ से सुना कि मशकूक बंद है, उसको समझ नहीं आई, वो उस अंदर गया, देखा तो ये तो मासूम बच्चा है भाई। उसने उसको उठाया और उस तरह कंधे पे हाथ रख के उस गाड़ी से उसको बाहर निकाला। मैं अभी उस पुलिस वालों को समझा रहा था कि पुलिस वालों ने मुझे कहा कि शायद ने तो वो जो आप कह रहे थे खुदकुश है वो तो निकाल लिया। तो मैंने पीछे देखा तो शायद उसके इस तरह हाथ रख के साथ लेकर उससे गाड़ी से निकाल कर नीचे उतर रहे हैं। तो मैं भाग कर उसकी तरफ भागा, मैंने कहा शायद मैं गलत हो गया हूँ। तो मैं उसकी तरफ भागा, अपनी पिस्तौल को वापस रखा और उस बच्चे को जैसे हाथ इधर से मैंने पकड़ा और उसकी चादर थी, उस चादर को मैंने यूँ किया। जब किया तो उसका डेटोनेटर यहाँ पे रखा हुआ था और ये हाथ उसकी रिंग में था। और मैंने उस शायद को कहा इसने
उसने भी एकदम देखा उसकी जैकेट और उस डेटोनेटर को, और ये सेटों की बात थी। जैसे ये मेरे मुंह से निकला कि शायद इसने तो उंगल डाल रखी है, और मैंने उसको 3 आवाज़ें दी कि बेटे मत करो, बच्चे मत कवा ताते इच्छा नवाई, मत करना न करें। मतलब ये आवाज़ें जो 2-3 मुझसे ज़बानों से ये अल्फाज मेरे निकले, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी ज़बान ये अभी समझेगा। और इसी दौरान मैं एकदम पीछे हटा, उसको धक्का दिया, और वो शायद और मेरे दरमियान आ गया, शायद भी मेरी तरफ हो गया, और वो इस तरह आया तो उसने जैसे धमाका किया तो शायद मौके पे शहीद हुआ, और इतना उसने ऊंचा उस शायद को किया कि वो रोड के उस किनारे पे जा गिरा मुझसे ऊपर होता हुआ, और मैं खुद उस हवा की प्रेशर से, वो मेरे आंखों के सामने उस सीन था कि काले धुएं में से एक सुर्ख लकीर निकली, और मतलब आवाज़ जो अक्सर हम पे नज़दीक से धमाका होते तो हमें कम सुनाई देता है, दूर वालों को ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, हमें इतनी शदीद होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो आवाज़ दुप की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे आपके कान बंद हो चुके हैं, ऐसा महसूस होता है जब आपके पास करीब से धमाके होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं एक गाड़ी में जा लगा, और मेरे कंधे में भी एक नट लग गया था, वो उसमें नट बोल्ट थे, तो वो मुझे भी एक लग गया, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, उसके चिथड़े, उसके खून, उसके टुकड़े मेरे कपड़ों में, मेरे बालों में, और पूरे चेहरे पे चूंडियाँ टाइप लगी हुई थी। तो मेरे ज़ख्मी जो दूर मेरे और सिविलियन उस गाड़ी में जितने लोग थे, 28-27 होंगे, 28 नहीं, उसमें 28-26 बंदे नहीं थे, उसमें मेरा ख्याल है 18 बंदे थे कि 19 बंदे, वो सारे के सारे मौके पे शहीद हो गए। वो गाड़ी के ड्राइवर समय एक पैसेंजर उसमें बचा, और वो पैसेंजर जो है ना, पैसेंजर नहीं था, वो कनेक्टर था, वो भी एक बच्चा था। वो बाद में मुझे कई महीनों के बाद मिला, मुझे तो नहीं पहचान दी, तो उसने मुझे कहा है कि चाचा तू वो नहीं, वो पिस्तौल भजा के घिन आया है। मैं तय को डर के धड़क मारे थे, मैं कि चाचा पिस्तौल भजे में, तो उनके बाद गई, मैं बच गया। मतलब मैं आपके डर के मारे गाड़ी से जम मारा, भागा कि आप पिस्तौल क्यों लेकर भाग रहे हो, तो मैं आपसे डरा और मैं इस तरह बच गया। उस गाड़ी में मैं अकेला बचा। आपका कितना फासला था खुदकुश से? खुदकुश और मेरे दरमियान में कोई फासला नहीं था, वो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में खुदकुश का एक हाथ था और उसकी चादर है। उसके बाद मैं उसकी ये धक्का दे रहा हूँ, ये पीछे हट रहा, और मैं ये फासला और बंदा दरमियान में आ रहा है, और ये उड़ रहे हैं, और इसी तरीके से मैं पीछे जा रहा हूँ, और जो मेरा साथी है वो मेरे ऊपर से जा रहा है, और वो जो पीछे उस तरह हुआ है, गाड़ी पूरी गाड़ी इस तरह उड़ी है। जब मैं उस गाड़ी से लोगों को उतारा, ऊपर वाले थे, तो ऊपर वाला धड़ कई लोगों का नीचे गिरा, और नीचे वाला धड़ उधर ही रह गया, और पूरे आंतों की पूरी गाड़ी से नीचे लकीरें थी। यार बहुत मुश्किल सीन होता है यार, बहुत मुश्किल। एक सीन नहीं है हमारी ज़िंदगी में, मतलब मैं कितने अपनी ज़िंदगी की आपको कहानियाँ सुनाऊँ, वो कहानी पूरी दिन रात आपकी ख़त्म हो जाएगी, मेरी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। आप ये मैं क्या कहूँ, कंधे की बात हुई, अगला ज़ख्म, हम आपके ज़ख्मों की बात करें। हाँ, तो उसके बाद जो नंबर था मेरा 2012 में बाजू का था, 2014 में बाजू किस तरह से? ये एक हादसे में हुआ कि किसी चीज़ की इत्तला में मिल चुकी थी, वहाँ वो कामयाबी में मिले। हम वापस आ रहे थे, आगे फिर इत्तला थी कि कुछ लोग यहाँ पे अटैक करना, उन्होंने कर भी दिया था, और उसके लिए हम निकल रहे थे कि एक पुल में भारी ट्रक आया, हमें कोई समझ नहीं आया कि उसने हमें किधर से मारा। उस वक्त हालात हमारे बहुत नाजुक, कहीं से भी कुछ भी हो सकता था, और वो कामयाबी उनको मिली। और उस टक्कर से हमारी गाड़ी एक ग्रिल में जा टकराई, पुल की जो साइड वाली ग्रिल है, तो ड्राइविंग में मैं खुद था, वो गाड़ी बिल्कुल उसको इतनी इस तरह चढ़ गई कि मेरे माथे को जो विंड स्क्रीन की पिलर होते हैं उसको भी काटती हुई है, सीधी मेरे ऊपर चढ़ पड़ी, मेरी गर्दन बिल्कुल इस तरह हो गई, मेरे माथा यहाँ पे ये भी फट गया था, ये बाजू बिल्कुल इससे हड्डियाँ बाहर निकल आई थी, और जो खिड़की जमा हो गई थी उसमें ये मेरी उंगलियाँ और ये हाथ उसी में इस तरह अटक गया था। और मतलब है उसमें मेरे साथ 6 जवान थे, जो ऊपर वाला था वो ज़रा ज़्यादा, जो HMG पे बैठा हुआ था उसको ज़्यादा फे मिली, बाकी हम सारे बचत हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे, क्योंकि ट्रक डायरेक्टली मुझ पे चढ़ा और ड्राइविंग पे मैं खुद बैठा हुआ था, तो ये उस वक़्त काफ़ी मेरा जिस्म, लेकिन मैं तकरीबन यार 2 महीने के बाद अपनी फील्ड में उसी काम में उसी जगह पे रहा हूँ। और 2014 में जब एक माइन फील्ड में मेरी टांग कटी, तो उस
6 महीनों के बाद उसी फील्ड में, उसी जगह पे, उसी टाइम, उसी काम के लिए मैं फिर 6 महीनों के बाद उधर गया हूँ। तो वहाँ पे एक चाचा मिला, तो वो मुझे गौर से देख रहा था। तो मैंने उसको देखा तो थोड़ा मुझे गुस्सा है कि यार आप क्यों बार बार मुझे देख रहे हो। तो जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, अल्लाह ना बुलाए तुम वही नहीं हो जो इस जगह पे आप पे धमाका हुआ था। तो मैंने कहा चाचा तू किधर था? उन्होंने कहा मैं वही था जो मैंने चादर अपनी फाड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे जब धमाका हुआ इसीलिए लोग भी आसपास वो देहाती खड़े थे। तो उसने पहला मैसेज उसने हवा में पास किया कि आपका बंदा चला गया। कि धूल मिट्टी में मुझे उड़ता हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि वो बंदा गायब हो गया। तो मैंने उस धूल मिट्टी में उस चाचे को जवाब दिया कि नहीं चाचा मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई रॉकेट लगे मुझसे दूर, मैं अभी क्योंकि अंधेरा धुंध था, मिट्टी थी, मुझे समझ अपनी नहीं है कि मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ, मेरी टांग कट चुकी है, मुझे कुछ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई धमाका हुआ और मैं बच चुका। मैं उस जगह से उठने लगा, भागने लगा। मेरे क्यों अपने ग्रेनेड और चीज़ें भी खुल चुकी थी। मैं उनको देखा तो उनसे मैं हंसी में डरा कि मेरी चीज़ें खुल चुकी थी, ये किधर से। और जैसे उठने लगा और मिट्टी थोड़ी सी उस वक्त अंधेरा भी कम मतलब ख़त्म होने, मिट्टी के धुंध भी ख़त्म होने वाली थी। और मैं 19 सेकंडों में जैसे भागने लगा फिर गिरा हूँ, यही जगह लगी और इस तरह गिरा हूँ। ये हाथ मेरे सामने था तो हाथ को देखा तो इसमें सुराख बोटियाँ हड्डियाँ मडियाँ ये नज़र आ रही है। गोश्त, ये चीज़ें गोश्त नहीं था, ये वैसे चमड़े आए हुए हैं बाद में। ये वैसे ये हड्डियाँ थी, इनकी टिप्स वगैरह ये कटे हुए थे। ये टिप्स ये चमड़ा बिल्कुल इस तरह था, ये इससे आर पार चीज़ें गुजरी हुई थी। ये ऐसे ही लटक रहा था, इसके साथ सफ़ेद मोटी रग के साथ ये खड़ा था। तो बहरहाल उन डॉक्टरों को सलाम जिन्होंने उस पर खूब मेहनत की, क्योंकि उस वक्त भी मैं कहता दूसरी मेरी टांग काट लो, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे हथियारों को बचाना। तो डॉक्टर ने भी मुझ पे यही सवाल किया कि क्यों फिर भी यही काम करोगे? तो मैंने कहा सर ये वही रात थी जिस रात में ऑपरेशन थी। मैंने कहा सर इंशाल्लाह अभी मेरा ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था कि मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मुझे मेरे औजारों को बचाना, मैंने फिर से ही काम करना है। और इंशाल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने वो सच करार दिया कि मैं 6 महीने के बाद उसी जगह पे था। और वही चाचा था कि पहले वो जब मेरे पास आया, पहले मैं उस माइंस वाली जगह पे मैंने इनको मना किया कि मेरे करीब मत आओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, लगे हुए हैं। और 1 मिनट मैंने इसको हैंडल कर लिया थोड़ा सा मेंटली। ओए यो शेर वानी तो गोल आज वान वात मिलसू जी अच्छा एंडिंग करनी ये माजूर है, इसका भी हाल है। राइड जाने से इसकी भी एक स्टोरी सर। अच्छा एक चीज़ सर टाइगर सर ये नाम कैसे मिला? ये मेरी एक कॉल कम्युनिकेशन के लिए। ओके। और ये जब हालात और हादसात और वाक़यात ऐसे होते तो क्योंकि हर मोबाइल हर वो जितने भी मेरे फोर्सेस बाहर निकली हुई हैं, से कुछ हो तो पहली कॉल हमें पड़ती है कि यहाँ पे कोई मशकूक है, कुछ ऐसी ख़तरा है और ऐसी टाइप चीज़ है, तो जो हमारी मतलब के काम होते हैं। तो उस वजह से इतना मशहूर हो गया कि लोग मुझे अपना नाम से, अगर मैं किसी को मैं इनायत बात कर रहा हूँ या इनायत हूँ, तो इतने सवाल शुरू कर देते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ जी मैं टाइगर, तो वो हैरान होकर पहले वो मुझे देखते हैं कि आपको मतलब मेरे नाम को तो सुना है, पहचानते हैं, मेरी शक्ल से वो मुझे नहीं जानते। और वो मुझसे मतलब है फिर मुझे तारफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती और डायरेक्टली वो मतलब है ईजी हो जाता है। फिर मेरे कौम ने, मेरे लोगों ने भी मेरा निकनेम टाइगर रख दिया और मैं खुश हूँ इस नाम से, फ़ख्र करता हूँ कि मेरे लोगों ने निकनाम मेरी कौम ने मुझे दिया। फिर तब इसको मेरे निकनेम कम्युनिकेशन के लिए बना दिया। क्या बात है। आए चलते हैं, एंड कर दीजिए। इस बंदे की आप बात बता रहे थे, भोला भाला जो। हाँ, ये इस बंदे की ये इसका वालिद यहाँ पे स्टीनो था और इसके वो काम के दौरान मतलब है उसका दिल का दौरा हुआ और वो फौत हो गया। ठीक, लेकिन मेरे महकमे ने, इसके सारे बच्चे अब नॉर्मल हैं, ठीक, इनकी बहनें भी अब नॉर्मल हैं और इनका कोई घर नहीं है, कोई नहीं है, गरीब लोग हैं। तो मेरे महकमे ने इनको इधर रखा हुआ है, उनको स्पेशल घर दिए हुए हैं, ये मेस से भी रोटी जाती है, उस बेवा की फुल खिदमत होती है, मतलब उनकी वो खुद भी मतलब जब इनके बच्चे सारे अब नॉर्मल हो, ये अब नॉर्मल है, तो इसके साथ हम ये बस इसका ये घर है सारा, उसके भाइयों का इसका। और यहाँ से जो पुलिस वाला जो कुछ उसकी जेब में होता है, कोई किधर से कोई किधर से, लकड़ियों तक सारा बंदोबस्त करके इनको देते हैं। ये हमारे फ़कीर कौम है। अभी स्टोर तक जाना था। हाँ, ये मेरा स्टोर रूम है। यहाँ पे मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े होते हैं
और मुस्तकबिल के लिए टीमों के लिए भी हम एक किस्म हिकमत अमली का सामान वगैरह रखते हैं, और वो नमूने रखते हैं जो आजकल की दहशतगर्दियों में उनके तौर तरीका इस्तेमाल होते हैं। तो उनके ये डिवी नमूने होते हैं, उनमें एक्सप्लोजिव नहीं होता, लेकिन ये एक जेन्युइन शेप के होते हैं जो जेन्युइन तरीके से उन्होंने दहशतगर्दों ने वो इस्तेमाल किए होते हैं, डिफ्यूज़ हुए हुए हैं। और वो आईडीज़ वगैरह हैं जिसको आप ये एक इसको हम शेप चार्ट कहते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियों को चीर सकती है, इसमें पैप में बनाई जाती है, इसको कौन शक्ल दी जाती है। ये एक प्रेशर कुकर है, अफगानी प्रेशर कुकर है, अगर आपने इसको कभी देखा हो। यहाँ पे हमारी मार्केटों में तो नहीं होता क्योंकि ये लकड़ी में भी पकता है। और ये भी एक आईडी थी। ये अगर ड्रम देखें, यहाँ पे तकरीबन इस तरह की आइडियाँ गाड़ियों को, काफलों को उड़ाने के लिए ज़मीन में दबाकर एज ए रिमोट कंट्रोल, अगर आप इसके साथ देखिए रिसीवर है उसका रिमोट कंट्रोल का। अगर आप इधर नीचे देखें तो ये रशियन माइंस है, ये तकरीबन 12 kg की है। ये बड़े बड़े टैंकों को कश्ती खिलाने के लिए या उनकी चैनों को तोड़ने के लिए इसका बहुत ज़्यादा। ये अगर देखें तो ये रूसी साख्ता मुख्तलिफ मुल्कों के जो ये भी रूसी साख्ता है। यहाँ पे तकरीबन दहशतगर्दी रूसी साख्ता हाँ वेपन्स से, और क्योंकि वो अफगानिस्तान बाहर से उनको आसानी से वो मौजूद वो मिल जाते हैं, और डिपोज मिल जाते हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी वार हुई। तो ये मुख्तलिफ वो सामान पड़े हुए हैं, वो जो ट्यूब्स पड़ी हुई हैं ये हाँ ये लंबे राट जो है ये मार्टर गन है। ये भी दहशतगर्दों के हैं। ये अगर आप पीछे देखें ये आरर गन है, ये भी दहशतगर्द, ये उनकी डिपो से लूटी हुई सामान है, तो ये उन्हीं के सामान है। तो वो मिक्स पड़ा है। ये मेरा पीछे टूल सामान पड़ा है, ये बाकी जो आगे है ये माइंस थी जिस पे मेरा पाँव आया था। ये वो माइंस थी। और ये कुछ फ्यूज हैं, कुछ ऐसा कुछ सामान है, ये पड़ा हुआ है अगर आप पीछे देखें। हाँ इनको क्या कहेंगे? मोटर्स। ये मोटर्स हैं, इनकी स्टोरी कैमरा के बाद सुनाता हूँ। ओके। ये हमारे वो चार्ट है मेरी टीम के टूल्स के, कार्रवाई जो होती है, जो काम होता है यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आप इजीली अपने चार्ट से अपनी चीज़ों को आप मेंटेन भी कर सकते हैं, चीज़ों को देख भी सकते हैं। ये ज़रूरी वर्क के लिए पहले अपनी जाने के लिए अपने इब्तदा करने का आप अपने चार्ट को साथ उतार कर अपने सामान की गेज के अपने सामान रख सकते हैं। तो मतलब है ये सहूलत, ये नोट बोर्ड इसके लिए होता है, सामान के लिए। बकाया ये मेरा कमरा आपने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस होममेड एक्सप्लोजिव्स की जो डेरा इस्माइल खान और इसके सराउंडिंग्स में या इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही दहशतगर्द यूज़ करते रहे हैं। तो इनायतुल्लाह टाइगर भाई यहाँ पे हमें वो दिखाने जा रहे हैं। ये तो वो चीज़ें जो मैं क्लास को दिखाता हूँ कि आपको ट्रैप कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। इस टाइम हम देखने जा रहे हैं वार ऑन टेरर में जो टेररिज्म फैलाने का सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार था, वो खुदकश जैकेट, द सुसाइड जैकेट। पता है इसमें 14 खुदकुश जैकेट्स और 3 खुदकुश गाड़ियाँ ओके जो अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से गुजारे। ऐसे भी हैं कि गले मिल के भी उतारी नहीं जाते हैं यार ये करना है ये नहीं करना। ओके तो ये जो है वेस्ट आगे पीछे से भरी होती है, ये भरी बारूद होती है जी। इसमें होता है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। ये अगर आप देखें तो ये फुल इस तरह भरा हुआ है। ठीक जी, ये एक्सप्लोसिव है। ये एक्सप्लोजिव है, इसमें ये भरा होता है सारा जी। अगर ये मैं इसको इस तरह आपको दिखाऊं तो इसके अंदर देख सकते इस तरह की काटा हुआ है मैंने जी जी। ये दैट्स एक्सप्लोसिव। मिट्टी है, हाथ लगाओ सिम सिम की तरह, जैसे आप इसे खिलौना भी बना सकते हैं। हाँ जी। कम से कम इसको 15 साल हो गए हैं मेरे साथ पड़े हुए, अभी भी उसका जो है ये देखें आटे की तरह किस तरह नरम है ना। हाँ जी। इसको जिधर भी चीरेंगे। ये अमेरिकन है, C4। ये अमेरिकन। टाइगर भाई से एक सवाल ये है कि आपने बम डिफ्यूज़ल की ट्रेनिंग कहाँ से ली? बिल्कुल ज़बरदस्त सच्चा सवाल है। ये हमारे इदारे में क्योंकि दहशतगर्दी और ये चीज़ अचानक आई, और ये EOD की ट्रेनिंग तो पहले ही से मौजूद थी। जितने भी आर्डिनेंस के तहत जो असला बारूद होते हैं तो वो तो मेरे मुल्क के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये दहशतगर्दी जब आई तो IEDs इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस एक्सप्लोजिव जो
आया, तो उसके लिए एक टेक्निकल जहन की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे रोज़मर्रा की जो स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, जो आम मिलते हैं, उन्हीं से वो दहशतगर्द वो काम करते हैं, और उसको काम जानने का एक मतलब है आपके पास एक दिमाग होना चाहिए। और मैं बचपन से एक टेक्निकल बंदा था, मैं पायलट बनना चाहता था, और मैं अभी चौथी में था। मेरा वालिद जब शिकार करता था तो उसके कारतूस मैं ख़ुद तैयार करता था, और मतलब है एक इलेक्ट्रिशियन टाइप था, क्योंकि मेरे देहातों में इलेक्ट्रिशियन नहीं होते थे, तो मैं हर घरों की बोर्ड, बिजलियाँ, पंखे, ये चीज़ें सारों के मुफ्त में, मतलब अपने औजार अपने उनके घरों में, स्कूल से आता, कॉलेज से आता, तो लोगों के काम कोई ना कोई मासी, कोई ना कोई आपी वगैरह मेरे घर में पहले से बैठी हुई, फलाने दे घर वंजने हूँ के मेरा तो डंडे वाला पक्के और चक्कर में मरेगा। अच्छा, इस तरह टेक्निकल बातें होती थी। तो इससे हमारी एकदम दहशतगर्दी, जब पुलिस में भर्ती हुआ तो ये चीज़ आगे आई। और तो टेक्निकल कुछ बंदा था, कुछ इनकी हमारी महकमाना कोर्सेज होते हैं कि बमों के बारे में जानना, तो वो बाकी मानदा जो इल्म था वो मैंने यहाँ छोटे मोटे कोर्सेज में कर दिया। फिर उसके बाद हमारा एक कोर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ वो जॉर्डन में हुआ, और वहाँ पे हमने ये ट्रेनिंग ली। वो तकरीबन दुनिया का दूसरे नंबर पे जदीद सेंटर है, उसमें जदीद तर्ज तरीके से दहशतगर्दी के साथ निपटने का एक हिकमत अमली सिखाई जाती है। और अल्लाह ने किया कि हमारे पास तजर्बा अपने दहशतगर्द उस्तादों ने काफ़ी दे दिया था, क्योंकि हमने काफ़ी उनके साथ इन चीज़ों के साथ वक्त गुजार के बहुत कुछ उनकी चीज़ें सीख ली थी। क्योंकि टेक्निकल बंदे के लिए कुछ थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए तो वो अपना काम कर बैठता है, और जो कमी बेशी थी फिर उस ट्रेनिंग ने पूरी कर दी। आज हम इंटरनेशनल लेवल पे मतलब किसी किस्म की दहशतगर्दी को बड़े इजीली, आराम से, बग़ैर किसी नुकसान के, अपने और पराये और जान और माल की हिफाजत करते हुए हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है कि लोग सोचते हैं कि जी हमने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, आपने भी पायलट बनने का इरादा किया, तो पुलिस में कैसे आ गए? हाँ, पुलिस में ऐसा है कि यार अगर उस तरीके से देखा जाए तो हम लोग एक किस्म गरीब ख़ानदान के, गरीब तबके के लोग हैं, तो नौकरी के एक दिमाग में एक था। मैं कॉलेज में था, अचानक मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार पुलिस में दरख्वास्तें जमा हो रही हैं, तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। दरख्वास्त दी, अल्लाह ने किया वो मेरे दोस्तों का कुछ वालिद था, वो भी कुछ अच्छी पोस्टों में था, मतलब है उनकी सिफारिश थी, और कुछ इस तरीके से मेरी नौकरी 1998 में डायरेक्ट कॉलेज से मैं इसमें, मेरे पहले आईडी तकरीबन मैं 19 साल का हूँगा जब मैंने पहले आईडी ना करा की। अच्छा। और उससे अब तक अभी मैं 41-42 का हो चुका हूँगा, जो अब तक 296 आईडी और 350 एंटी पर्सनल माइन, 14 खुदकुश जैकटें और 3 खुदकुश गाड़ियाँ जो आज तक अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय किया, और 2200 से ऊपर ईओडी, और टोटल मिला है 5,500-6 हज़ार केजीज़ तक एक्सप्लोजिव डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। ओके, और एक सवाल जो मेरा पर्सनल है वो ये कि आपने बहादुरी भी दिखाई, जज्बा भी दिखाया, दुश्मन से लड़े भी सही, डर भी नहीं आया, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर है, वो आपके अंदर है एक फ़िलोसफिकल थिंकिंग है कि आप इतनी खूबसूरत बातें करते हैं जो आजकल का अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं कर पाता। ज़बरदस्त। तो वो कहाँ से आई है कि फ़िलोसफिकल थिंकिंग कहाँ से आई है? ये तो मैं कहूँगा कि ये इल्म तो इंसान के अंदर कुदरती तौर पे होता है। मैं अक्सर आप शायरी करने वाले लोगों के पास चले जाएं तो वो जब आपको मंजर सीन को कैसे बयान करते हैं, आप भी तो वो मंजर सीन देख रहे होते हैं, आप भी तो वो अल्फाज बोल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कोई उस इल्म से नहीं आती। उस इल्म से तो आपकी दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं, और ये जो बातें हो रही होती हैं, जो चीज़ें निकलते हैं, आप यकीन करें यार, ये मेरी सोबत और उन लोगों और उन उस्तादों का कमाल है यार। मैं उन उस्तादों को सोच के भी मैं कहता हूँ उन्हीं उस्ताद और उन्हीं माँ बाप का सारा कमाल है जो आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जिसकी 4 दीवारी नहीं थी, मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ
जिस पर जो 5वीं में टाट मिलता था, उससे पहले हम ज़मीन पे बैठते अपने झाड़ू लगाते थे और इन चीज़ों को इतना नहीं जानते कि क्या होता है महफिलें, क्या शायद होती है लोग दुनिया। ना जानते हो कि ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें बच्चे को अपना गट्टू अपने बस्ते के अंदर डाल के जाना पड़ता है। बिल्कुल। एक साल मैं भी ऐसे स्कूल में गया बिल्कुल हूँ। बिल्कुल 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 ऐसे ही स्कूल था और उसमें जो उस्ताद थे वो बड़े काबिल होते थे। पता है एक ही उस्ताद 5 क्लासों को चलाता था, वो हमें इंग्लिश भी, मैथ भी, मशअलूम भी, आर्ट भी, इस्लामियात भी, बस्म अदब भी और ड्रिल भी, मतलब हर किस्म की वो एक उस्ताद। इवन तक नाक साफ करने का, नाड़ा बांधने का तरीका, नमाज तर्जमे के साथ सजदा लगाने, यार वो कमाल के लोग थे, वो सिर्फ मेहनती लोग थे और उनकी आज कमाल है जो आपके साथ मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ, मतलब मैं तो कोई ऐसे इल्म मैंने हासिल नहीं किया, मैंने कोई ऐसी बड़े इदारों में नहीं गया हूँ जहाँ पे मतलब मुझे ये चीज़ या मैंने कुछ बोलना मीन्स मैंने अपने माशरे से जो बात उन काबिल उस्तादों से जो उन्होंने हमें बताया कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, आप लोगों के लिए उन्होंने अपना सारा टाइम वक्फ कर दिया था। और उन उस्तादों को जब हम अपने दिमाग में लाते हैं ना, तो फिर कहता हूँ मैंने कुछ अपने वतन के लिए नहीं किया। उसको भी तो किसी ने नहीं देखा था, उसने भी तो पराए बच्चों को कैसे प्यार से पाला और किस तरह से पाला, और एक हमें नहीं पाला, उन देहातों के कितने बच्चों से, मुझे याद है 15-20 सालों से वो उन बच्चों को तैयार करता रहा। और इंशाअल्लाह उसके स्कूल से जितने भी वो उस्ताद के बच्चे निकले, वो किसी ना किसी जगह पे एक इंसानियत की मिसाल है। चाहे वो झाड़ू भी दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कमाल का इंसान है बस। 1998 2020 22 साल हो गए, बिल्कुल 25 साल में रिटायरमेंट होती है, बिल्कुल। फिर रिटायर हो रहे हैं। जब तक मेरे मुल्क की लिए ज़रूरत है, एक बात सुनो ना, तो ये मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं सिपाही हूँ, और ये भी नहीं है कि मैं किसी चीज़ से कम हूँ। मकमाना तालीमात हर चीज़ पास की, कुदरत ने मौका नहीं दिया, और वो बेहतरीन वक्त था जब मुझे प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि उसका मज़ा आज मैं ले रहा हूँ। क्योंकि शेर मेरी ज़्यादा ड्यूटी होगी, कम तनख्वाह होगी, मैंने तो उस जगह पे क्या जवाब देना है। और भाई मैं गुड करके गया हूँ, मेरी कम तनख्वाह के ज़्यादा, अगर मेरी तनख्वाह ज़्यादा होती, मेरा ओहदा ज़्यादा होता और ये जिम्मेदारी कम होती, तो मुझे बताएं शेर क्या है। यही तो टोटल हमारी ज़िंदगी है कि इसी को तो हमने समझना है। क्या हमने इसको समझना है कि ज़्यादा तनख्वाह हो, कम ड्यूटी हो? यार इसी वजह से तो तबाह हो चुके हैं। और भाई कम तनख्वाह ज़्यादा ड्यूटी हो, ताकि आपको समझ आए कि यार प्योरली हलाल हो रही है, और इंशाल्लाह आपके बच्चे, और वही कम तनख्वाह आपके लिए बहुत बड़ी होगी। और है भी सही, आपके सामने खड़ा हूँ, किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ किया, और बड़ी अयाशी से उन दुनिया, उन मुल्कों का, उन जगहों का भी चक्कर ये सिपाही लगा कर आया है, मेरे तस्वर में भी नहीं था। जेब में 1 रुपया नहीं होता और कई मुल्कों में खड़े होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था एक जोड़े के साथ। क्या बात है, कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान को ज़रूरत है कोई रिटायरमेंट नहीं। बेशक इंशाल्लाह। तो ये था आज का दिन, आज का इंटरव्यू और आज की कहानी जो हमने टाइगर भाई के साथ गुजारी। और ना सिर्फ इनका नाम टाइगर है, ना सिर्फ इनका कॉल साइन टाइगर है, ये दिल के भी टाइगर हैं। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के इस सपूत को महफूज रखे और इस कौम को ऐसे मज़ीद बेटे अता करे, ताकि ये कौम इसी तरह से, इसी जज्बे के साथ ज़िंदा रहे, आगे बढ़े और अपने छुपे हुए दुश्मनों के साथ लड़ते हुए महफूज रहे। और टाइगर भाई की वजह से आज ये शहर डेरा इस्माइल ख़ान महफूज है, यहाँ के लोग महफूज हैं, और यहाँ के लोगों को टाइगर भाई पे फ़ख्र है। और इस ना सिर्फ डेरा इस्माइल ख़ान, पूरे पाकिस्तान को टाइगर भाई पे फ़ख्र है। तो आपसे मिलके आज मुझे ना सिर्फ मैं कहूँगा कि खुशी हुई, मुझे एक ऐसा रूहानी इत्मीनान और सुकून मिला। मुझे लगा कि पाकिस्तान और हम लोगों के बच्चे, हम लोगों की फैमिलीज़, हम सब महफूज हाथों में। इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह हम इसी तरह एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करेंगे, एक दूसरे के ख्याल करेंगे, और वो हम ही हैं जो कमाल करते हैं, कोई और नहीं आएगा जी। कभी किसी के लिए इंतज़ार मत करो, जो आपकी ज़िम्मेदारी है उस पर इतने हैवी रह जाओ कि वो आपकी मिसाल हो और वो अपनी कौम की कामयाबी है, वही हमारी कामयाबी है सर। ज़बरदस्त।